तो अभी हम स्टार्ट करेंगे। ये है अपना CompTIA A+ ट्रबल शूटिंग हार्डवेयर। इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं। अभी मैं स्टार्ट करता हूँ जीरो से सबसे पहले, सो आप चेक कर सकें। अच्छा, तो ये कंप्लीट स्टडी गाइड है A+ ट्रबल शूटिंग की। इसके अंदर आपके एग्जाम्स, जो दो एग्जाम्स हैं 220-901 और 220-902, ये स्टडी करने के बाद आप ये एग्जाम दे सकते हैं सर्टिफिकेशन के लिए। इसके अंदर मोस्टली मैं वो आइटम्स कवर करूंगा जो आपको रियल लाइफ के अंदर ज़रूरत पड़ेगी। थोड़ी ऐसी चीज़ होंगी जो आपको पहले से पता हो, बट बिकॉज हम ये गाइड को फॉलो कर रहे हैं तो वो हम कोशिश करेंगे कि उसको भी रैप अप कर दें। अभी कुछ चीज़ें एज आई सेड कि थोड़ी हमें स्किप करनी पड़ेगी, बिकॉज इफ दे अगर वो रियल लाइफ के अंदर इतने मायने नहीं रखती है देन वो हम उसको स्किप कर लेंगे। अभी हम जाएंगे सीधे पेज नंबर 11। एक्चुअली हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 1 220-901 से, जो कि पेज नंबर 112 के ऊपर आपको मिलेगा। ओके, सो सबसे पहले हम इसके अंदर क्या क्या कवर करेंगे। ओके, मोस्टली जो हार्डवेयर की आइटम्स हैं उसके अंदर इंक्लूड है मदरबोर्ड्स, प्रोसेसर, मेमोरी। ठीक है, बायोस हम कहाँ पे इंस्टॉल करते हैं, नीचे है पावर। हाँ, पावर चाहिए तो पावर नीचे है, वहाँ पे दिखा। हाँ, वो यूपीएस लगा हुआ है। बायोस की सिक्योरिटी, उसका टेम्परेचर मॉनिटरिंग, फैन स्पीड और ये सब 1.1 के अंदर आ जाएगा। उसके बाद 1.2 के अंदर हम एक्सप्लेन करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मदरबोर्ड्स, जो कि उसके अलग अलग साइजेस होते हैं, ATX, माइक्रो ATX, मिनी ITX एंड ITX। मोस्ट ऑफ द टाइम हम ATX और इन माइक्रो ATX पे ही काम करेंगे। मिनी ITX हम खाली उसको ऑनलाइन हम देख सकेंगे, बट उसका हार्डवेयर पीस शायद हमारे पास ना हो। हम PCI स्लॉट्स के ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन स्लॉट्स पे बात करेंगे, रैम स्लॉट्स, CPU सॉकेट्स, ये सब आपको लाइव भी मैं दिखाऊंगा जैसे जैसे हम मदरबोर्ड के सेक्शंस के अंदर जाएंगे। ये चिपसेट होगा, ये बेसिकली मदरबोर्ड का चिपसेट होता है। उसमें कैसे कनेक्शंस लगेंगे पावर के, कैसे फैन कनेक्टर्स होंगे, फ्रंट एंड बैक USB कनेक्टर्स जिसके अंदर ऑडियो, पावर, लाइट्स, रीसेट बटन सब इंक्लूडेड होते हैं, और बस स्पीड। थर्ड पोर्शन के अंदर मेमोरी, जो मदरबोर्ड के अंदर मेमोरी लगती है, हम उसके ऊपर बात करेंगे। मैं आपको वो भी बताऊंगा कि वो मेमोरी दिखती कैसी हैं, अलग अलग टाइप्स की मेमोरी, हम उस पर बात करेंगे। अलग अलग 1.6 के अंदर अलग अलग टाइप्स ऑफ CPU। ये सारे CPU के जो इंटेल के जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, इंटेल और AMD, वो सब नहीं होंगे, बट मोस्ट ऑफ दी इंटेल के जो सॉकेट्स हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। कितने कोर्स हैं, वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, 32 बिट वर्सेस 62 बिट क्या है, ये सब हम 1.6 के अंदर कवर करेंगे। अलॉन्ग विद कूलिंग। कूलिंग बेसिकली क्या होता है, जब प्रोसेसर हीट अप हो जाता है हम उसको कूल डाउन कैसे करते हैं। जितना ठंडा प्रोसेसर उतना स्पीड आपका कंप्यूटर, कितना फास्ट आपका कंप्यूटर, सही ना। अच्छा, अभी मदरबोर्ड के कंप्यूटर के अंदर जो मेन पार्ट जो होता है, जिसके ऊपर सारे डिवाइसेस लगे होते हैं, वो होता है मदरबोर्ड। उसको चिपसेट भी बोलते हैं। वो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड PCB। उसके अंदर अलग अलग कनेक्टर्स, CPU, मेमोरी, अलग अलग चीजें लगती हैं जो सब मदरबोर्ड के ऊपर लगती हैं। और मदरबोर्ड एक फंक्शन करता है
जब भी आप कंप्यूटर टर्न ऑन करते हैं, कोई भी कमांड आप सेंड करते हैं, वो मदरबोर्ड सीपीयू को भेजता है, सीपीयू रैम को भेजता है। इस तरह से वो सारा कॉन्फ़िगरेशन उसका होता रहता है। ये एक पिक्चर है, ये मदरबोर्ड की पिक्चर है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो पार्ट है ये मदरबोर्ड का के प्रोसेसर का फैन है। इसके नीचे जो आपको लाइनें दिख रही हैं, ये जो इसके नीचे जो ये लाइनें दिख रही हैं, ये है हीट सिंक, ठीक है ना। और उसके नीचे, इसके नीचे प्रोसेसर लगा हुआ होता है। राइट साइड के ऊपर जो ये स्लॉट्स दिख रही हैं आपको, ये मेमोरी स्लॉट्स हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड डिम्स या डीडीआरस। सही है। राइट साइड के ऊपर ये जो आप देख रहे हैं, ये है ATX पावर सप्लाई। यहाँ पे पावर सप्लाई का आपका मेन कनेक्शन जाता है। ये जो व्हाइट स्लॉट्स आपको दिख रही हैं, ये PCI एक्सपेंशन स्लॉट्स है। इसके अंदर आप VGA कार्ड डाल सकते हैं, ईथरनेट अडेप्टर डाल सकते हैं, ई SATA ड्राइव डाल सकते हैं। जो आपको एक्सपेंड करना हो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड जो आपको ये कनेक्टर्स दिख रहे हैं, ये डिफरेंट कनेक्टर्स होते हैं। USB, ऑडियो, वीडियो, ये सीरियल पोर्ट है। उसकी दूसरी पिक्चर होगी तो आपको साइड का भी दिखेगा। अब एज आई मेंशन अर्लियर, अलग अलग किस्म के बोर्ड्स होते हैं, ATX, माइक्रो ATX एंड ITX। अब ATX जो है वो बड़े बॉक्स होते हैं। लेट मी सी, इनके पास एक्चुअली ये पिक्चर है। सो द पिक्चर जो लेफ्ट के ऊपर है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है ATX, एज यू कैन सी ये बड़ा मदरबोर्ड है। ये बेसिकली, इसके अंदर ज्यादा स्लॉट्स दी हुई हैं, इसके अंदर ज्यादा ऑप्शंस दिए हुए हैं मेमोरी डालने के, इसके अंदर ज्यादा इनपुट भी दिए हुए होंगे। माइक्रो ATX आप देख सकते हैं, उसके अंदर सिर्फ 2 स्लॉट दी हुई है, कंपेयर टू ATX के अंदर 5 स्लॉट दी हुई है। सही है। माइक्रो ATX के अंदर देखिए 2 मेमोरी दी हुई है, डिम स्लॉट्स, यहाँ पे दी हुई है 3। मोस्ट ऑफ द अदर ATX के अंदर 4-5 अलग अलग डिम की स्लॉट्स भी होती हैं। प्रोसेसर प्रोसेसर जो इधर लगता है वो मोस्टली सेम होता है, डिपेंडिंग ऑन कौन सी सॉकेट का प्रोसेसर ये मदरबोर्ड एक्सेप्ट करता है। सो ये प्रोसेसर जो हम इधर लगाते हैं, पॉसिबिलिटी है वो सेम प्रोसेसर इधर भी लग जाए, एज लॉन्ग एज वो बोर्ड के नंबर मैच होने चाहिए। हम जैसे जैसे जाएंगे मैं बताऊंगा कि वो बोर्ड के नंबर कैसे मैच होंगे। और एक और चीज, ATX जो है ये मदरबोर्ड बड़ा है, इसके अंदर पावर ज्यादा लेती है, विच मीन्स कि इसका जो पावर सप्लाई होता है वो भी थोड़ा पावरफुल होता है। यू नीड एटलीस्ट 400 to 500 वॉट्स यहाँ पे। और ये जो माइक्रो ATX है वो 100 वॉट्स के अंदर भी काम कर लेता है। ये अलग अलग साइजेस दी हुई है इन्होंने, ये इसलिए देते हैं कि डिपेंडिंग ऑन आपको कितना बड़ा डब्बा लगाना है। एक्सक्यूज मी। कभी कभी हमें अपने घर के अंदर चलाने के लिए एक छोटा सा कंप्यूटर लगाना होता है टीवी के अंदर, या मूवी देख सके। तो ये जो मिनी ITX है या माइक्रो ITX है, छोटा सा, हाँ छोटा डब्बा होता है, वो हम यूज कर सकते हैं। या तो हम ये वाला ऐसा माइक्रो ATX का डब्बा भी तो हम मदरबोर्ड यूज कर सकते हैं, जिसका जो केसिंग होती है वो छोटी केसिंग होगी, जो कि टीवी के नीचे आप रख सकते हैं। तो इसके काफी दूसरे भी फंक्शन है, बट रियल लाइफ फंक्शन मैं आपको बता रहा हूं जो आप ऐसे यूज कर सकते हैं। हम इस ये मिनी ITX मोस्टली यूज होता है, नैनो ITX और इन जो पिको ITX है ये हम ज्यादा यूज नहीं करेंगे। लेकिन ये पिको ITX की मैं आपको एग्जांपल बताता हूं।
आप देखेंगे ये है, इसको बोलते हैं पिको ITX। मैं वीडियो में थोड़ी देर में दिखाता हूं सबको। ये यूजुअली रास्पबेरी पाई, ठीक है ना, रास्पबेरी पाई के अंदर ऐसे छोटे बॉक्स लगते हैं, इसके अंदर हम कोडिंग कर सकते हैं, ऑटोमेशन कर सकते हैं, होम ऑटोमेशन भी कर सकते हैं। ये आप डिवाइस देख सकते हैं, ये छोटा सा डिवाइस है, ये बेसिकली पिको ITX है। पिको ITX ऑल्सो मीन्स दैट ये जो है रास्पबेरी पाई और उनका जो बोर्ड जो होता है ना, बेसिकली वो इसके अंदर आप यूज कर सकते हैं। हम मोस्टली ये इस ट्रेनिंग के अंदर हम मिनी ITX और माइक्रो ATX एंड रेगुलर ATX पे ही काम करेंगे, नैनो और पिको के ऊपर काम नहीं करेंगे। मोस्ट ऑफ द जो हार्डवेयर हम लोग लेके आएंगे वो माइक्रो और रेगुलर ATX होगा। एक एग्जांपल आपके नीचे ही पड़ा हुआ है, ये वाला ये रेगुलर ATX है, ठीक है ना। हम बाद में इसको खोलेंगे, इस पर भी एक्सपेरिमेंट करेंगे। अब चिपसेट मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूं, फिर हम इसको ज्यादा कवर करने की जरूरत है नहीं। बट चिपसेट मैंने पहले बताया था कि व्हाट इज चिपसेट। चिपसेट जो है वो एक कलेक्शन ऑफ चिप्स एंड सर्किट्स होती है जो परफॉर्म करती है इंटरफेस एंड उसके जो पेरिफेरल जो फंक्शन होते हैं प्रोसेसर के लिए, वो चिपसेट पूरा फंक्शन करती है। ये जो कलेक्शन होती है चिप्स यूजुअली जो है वो सर्किट प्रिंटेड हुए होते हैं, उसके बेस के ऊपर ये पूरा इसका फंक्शन चलता है। इसी मदरबोर्ड के अंदर रैम लगती है, इसी मदरबोर्ड के अंदर वीडियो कार्ड लगते हैं, इसी मदरबोर्ड के अंदर प्रोसेसर लगते हैं, और ये कहलाते हैं चिपसेट, मदरबोर्ड और PCB, प्रिंटेड चिप बोर्ड। अब ये इतना कॉमन नहीं रहा है एनीमोर, बट यहाँ पे बता रहे हैं तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि साउथ ब्रिज और नॉर्थ ब्रिज क्या है। ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा सेक्शन राइट हियर, ये साउथ ब्रिज है। अब साउथ ब्रिज के अंदर क्या होता है, साउथ ब्रिज के ना एक छोटा सा चिप लगा हुआ होता है मदरबोर्ड के ऊपर, जो कि ये PS2, ये पैरेलल पोर्ट्स, सीरियल पोर्ट्स और इन सबको कंट्रोल करता है। जो ज्यादा डिमांडिंग वाली चीजें नहीं होती है ना, वो साउथ ब्रिज वाला चिप हैंडल करता है। नॉर्थ ब्रिज वाला जो चिप है वो मेमोरी और CPU को कनेक्ट करता है, उसका काम बहुत हैवी होता है। और नॉर्थ ब्रिज की जो चिप होती है वो ये सब हैंडल करता है, बिकॉज वो थोड़ा सा पावरफुल है कंपेयर टू साउथ ब्रिज। ये आगे जाके इतनी जरूरत पड़ेगी नहीं, बट व्हाइल वी आर एट इट थोड़ा सा एक्सप्लेन करना सही है। अब जैसे कि इसके अंदर बता रहे हैं ये लोग, नॉर्थ ब्रिज के अंदर आप देख सकते हैं CPU कनेक्टेड है, मेमोरी कनेक्टेड है, ये PCIe जो स्लॉट्स होती है, PCIe कंट्रोलर AGP इसके अंदर लगा सकते हैं, इसके अंदर प्रोसेस होता है। कैश, मेमोरी की कैश, प्रोसेसर की कैश भी इसके थ्रू प्रोसेस होता है। साउथ ब्रिज के अंदर ईथरनेट कार्ड, ऑडियो, जो छोटी छोटी चीजें होती हैं वो साउथ ब्रिज का जो चिप होती है वो प्रोसेस करता है। ये आ गई आपकी एक्सपेंशन स्लॉट्स। यस यू कैन सी इसके अंदर ये एक बड़ी एक्सपेंशन स्लॉट है और एक छोटी एक्सपेंशन स्लॉट है। ये बड़ी के अंदर आप देख सकते हैं कि जो ग्रीन इन्होंने कार्ड लगाया हुआ है वो छोटा कार्ड लगाया हुआ है, इवन दो उसके अंदर ज्यादा स्पेस है। इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है PCI X, PCIe एंड PCIe
PCI X, 3 किस्म के स्लॉट्स होते हैं, पर PCI और PCIe मोस्टली यूज होते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देख रहे हैं PCI लिखा हुआ है यहाँ पे। मोस्ट ऑफ द VGA कार्ड, साउंड कार्ड, एक्सटर्नल साउंड कार्ड आपको लगाने हो, दे गो हियर। यहाँ पे मेमोरी भी लग सकती है, वो आगे जाके मैं बताऊंगा। इट्स कॉल्ड NVMe, तो सुपर फास्ट मेमोरी होती है, वो भी आप इधर लगा सकते हैं। जैसे जैसे नए बोर्ड्स आते हैं वैसे वैसे ये एक्सपेंशन स्लॉट्स भी चेंज हो रहे हैं। अब ये जो आप ग्रीन वाले, ये एक्सपेंशन स्लॉट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो ब्लैक में आप देख रहे हैं ये एक्सपेंशन स्लॉट है। ये जो ग्रीन के अंदर है ये भी एक्सपेंशन स्लॉट्स है, पर इसके अंदर लॉक्स दिए हुए हैं। इसके अंदर यूजुअली VGA कार्ड जाते हैं। जो VGA कार्ड के अंदर बिल्ट इन मेमोरी कार्ड लगी हुई होती है और उसके अंदर फैंस होते हैं, वो इस वाले अंदर जाते हैं, बिकॉज ये प्रोवाइड ज्यादा पावर, ये ग्रीन वाले ज्यादा पावर भी प्रोवाइड करते हैं आपको। अच्छा, अभी ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिम्स, DDRs, सिम। अब आज के जमाने में सिम कोई यूज नहीं करता है, सिम का जमाना गुजर गया। अभी मोस्टली डिम्स है और DDRs आप यूज करते हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 168 पिन डिम, अलग अलग साइज होते हैं उसके। जो स्लॉट्स दिए हुए हैं आपको, वो आपको रिप्रेजेंट करेगा कि ये कौन सी डिम है। आप गलत डिम किसी दूसरे में नहीं लगा सकते, वो जाएगी ही नहीं अंदर। SO डिम यूजुअली जो है, ये SO डिम लैपटॉप्स के अंदर यूज होती है। लैपटॉप्स में और ऑल इन वन सिस्टम जो है, जैसे ये पड़ा हुआ है, इसके अंदर भी SO डिम लगती है। ऑल इन वन सिस्टम्स के अंदर भी SO डिम लगती है। डिपेंडिंग ऑन कितनी पिन की डिम आपके इसमें लगेगी, इट डिपेंड्स ऑन योर मदरबोर्ड। अब आप देख सकते हैं कि 72 पिन SO डिम के अंदर देखें, बीच के अंदर कोई खड्डा नहीं दिया हुआ है, विच मीन्स कि ये सिर्फ उसी स्पेसिफिक मदरबोर्ड में लगेगी जो उसको एक्सेप्ट कर सकता है। ऐसे ही 144 पिन की जो डिम है वो उसी में लगेगी जिसके अंदर ये ब्लॉक खड्डा दिया हुआ हो, नहीं तो नहीं लगेगी। और ये वाली जो डिम आप देख रहे हैं, इसमें आप देखेंगे इसमें 2 खड्डे दिए हुए, अलग अलग, सेंटर में भी नहीं दिए हुए, थोड़ा हट के दिए हुए। डिपेंडिंग ऑन, ये यूजुअली आपके डेस्कटॉप में लगेगी, सर्वर के अंदर भी लग सकती है, डिपेंडिंग ऑन कौन सा सर्वर है, ये डिम उसके अंदर काम आएगी। ठीक है, ये दिए इन्होंने DDR स्लॉट्स। मैं थोड़ा जूम इन करने की कोशिश करता हूं, आपको उसका शायद दिख जाए, नहीं थोड़ा आउट ऑफ फोकस हो गया है। पर ये जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे वो खड्डे जाएंगे, ठीक है ना। सॉलिड है, ये सॉलिड है, तो हाँ, खड्डा चला जाएगा। तो उसके अंदर आप रेगुलर नहीं डाल सकेंगे, जो 2 खड्डे वाली आपकी नहीं जाएगी इसके अंदर। प्रोसेसर, इसके बाद आता है प्रोसेसर। प्रोसेसर के अंदर मेन 2 कंपनीज हैं दुनिया में अभी तक जो कंप्यूटर और सर्वर्स के लिए चिप्स बना रही है, इंटेल और AMD। तो ये दूसरे सब भी हैं, छोटे छोटे हैं, जैसे हुआई जो चाइनीज कंपनी है, वो भी बनाते हैं, वो लोग भी बनाते हैं उनकी चिप, पर वो इतनी एडवांस नहीं हुई है कि सर्वर और सिस्टम्स में यूज हो सके। इंटेल की चिप्स आर वेरी कॉमनली यूज्ड। अभी ये जो प्रोसेसर की जो चिप्स होती हैं, उसके अंदर डिफरेंट लेयर्स होते हैं, L2 कैश, L1 कैश, L3 कैश। डिपेंडिंग ऑन कितनी कैश है, उस बेस के ऊपर आपका कंप्यूटर उतना परफॉर्म करता है, कितना तेज चलता है, कितना कैश का डेटा वो जमा करके रखता है ताकि वो आगे प्रोसेस कर सके। कैश का मतलब ये है कि
आप जो भी प्रोसेसिंग कर रहे हैं उसको जमा करके रखिए ताकि वो जल्दी जल्दी नेक्स्ट हॉप को दे। अभी मैंने कंप्यूटर के अंदर मैंने कुछ टाइप किया ABC, ठीक है ना। अब ABC को ज्यादा मेमोरी और सीपीयू की जरूरत नहीं है, लेकिन वो जैसे आप ABC टाइप करते हो तो वो A को सबसे पहले कैश में डालता है, B को सबसे पहले कैश में डालेगा, C को कैश में डालेगा और C के कैश के थ्रू फिर वो सीपीयू के अंदर प्रोसेस करके आपको मॉनिटर के ऊपर दिखाएगा। ये प्रोसेस उसका चलता है। और भी चीजें इसके अंदर होती है, मशीन लैंग्वेज है वैसे ये, उसके अंदर 010101 चलता रहता है, बट उसका रेगुलर प्रोसेस कैश का आपका ये है कि वो कैश करता रहता है। अभी इसके अंदर बताते हैं ये लोग कि जो कंप्यूटर का जो ब्रेन है वो है सीपीयू। सीपीयू के बगैर कोई कंप्यूटर नहीं है। देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसर, बहुत सारे अलग अलग किस्म के प्रोसेसर्स हैं। इनफैक्ट आप आगे जाके भी लर्न करेंगे कि ये लोग कैसे आइडेंटिफाई करने के प्रोसेसर्स को, और मैं आपको टिपिकली बताऊंगा इसके अलग से चिप्स बताऊंगा मैं आपको। यहाँ पे जो ये लोग दे रहे हैं एग्जांपल, ये हीट सिंक है। ये जो आपको पीस दिख रहा है ब्लैक में, ये हीट सिंक है। इसका क्या काम है बेसिकली, इसके नीचे लगा हुआ होता है प्रोसेसर, प्रोसेसर के ऊपर आता है ये हीट सिंक। और ये हीट सिंक जो है ये डिजाइन इन्होंने ऐसे किया हुआ है कि जो हीट जो है ना, ये जो चैनल्स है ना, ये सारे चैनल्स, उसके थ्रू राइज होती है हीट, क्विकली राइज होती है। और फिर इस हीट सिंक के ऊपर ये फैन लगा हुआ होता है। ये फैन आप देख रहे हैं, फैन के नीचे जो है ये हीट सिंक ही है, ये हीट सिंक ही है। ये इन्होंने दोनों को एक साथ बताया हुआ है। तो जैसे ये हीट राइज होती है, ये पंखा कॉन्स्टेंटली चलता रहता है और वो हीट को डिसिपेट करता रहता है, निकालता रहता है प्रोसेसर से। क्योंकि अगर प्रोसेसर ज्यादा गर्म हो जाए तो आपका सिस्टम क्रैश हो जाएगा, ठीक है ना। एक्सक्यूज मी, सिस्टम आपका क्रैश हो जाएगा या तो प्रोसेसर आपका जल जाएगा, ठीक है ना। हाँ, प्रोसेसर गया तो मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम आपका मदरबोर्ड भी उसके साथ जल ही जाता है। अगर बाय लक आपका मदरबोर्ड नहीं जला तो खाली आपका प्रोसेसर जल जाएगा और कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको फिर नया प्रोसेसर लगाना पड़ेगा, पर नया प्रोसेसर इतना महंगा आता है कि इससे नया कंप्यूटर ले लो। अभी दूसरी जगह आप लाइक पाकिस्तान या कहीं और जगह आप देखो तो वहां पे मुझे नहीं पता, शायद यूज प्रोसेसर आपको सस्ते मिल जाए, मे बी, आई डोंट नो। वहां तो सब कुछ यूज मिलता है। हाँ, वहां पे अगर यूज मिलता है तो वहां पे अगर सस्ते प्रोसेसर मिलते हैं तो आप प्रोसेसर स्वैप कर सकते हैं। यहाँ पे वो फीजिबल नहीं है, यहाँ पे 400-500 का सिर्फ एक प्रोसेसर मिलता है, तो बहुत महंगा मिल जाता है। ये रिकॉर्ड भी हो रहा है सिर्फ लाइव? ये रिकॉर्ड भी होता है, ये यूट्यूब के ऊपर रिकॉर्ड भी होगा जितना भी। यहाँ ये है, इन्होंने बताइए आपको मदरबोर्ड के अंदर सॉकेट। अगेन हम ये सब को लाइव देखेंगे मे बी सेकेंड और थर्ड क्लास के अंदर। द मेन पर्पस ये है कि ये जो हम मटेरियल जो थ्योरी पढ़ रहे हैं, ये थ्योरी खाली रिहर्स करने के लिए, फिर मैं आपको सब इन पर्सन सब एक चीज बताऊंगा ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए, सही ना। अभी जो व्हाइट ये जो आपको दिख रहा है, ये है प्रोसेसर का सॉकेट। आप इसमें देखिए, इसमें डॉट 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 बने हुए हैं। अगर मैं AMD का प्रोसेसर लेता हूं, और ये सब आपको नोट्स के अंदर नहीं मिलेगा जो मैं बता रहा हूं, जो अगर मैं AMD का प्रोसेसर लेता हूं ना, तो AMD का प्रोसेसर आप उसको फ्लिप करेंगे ना तो उसके अंदर तारे आपको बाहर दिखेंगी। इसमें इन्होंने बताया नहीं है, यूजुअली इसमें दिखेंगी तारे। मैं एक्चुअली दिखाता हूं, एक सेकेंड।
हाँ जी, तो अभी आप ये देख रहे हैं, ये है AMD का प्रोसेसर और इसके अंदर देखिए छोटी छोटी तारें निकली हुई है। ये है फर्क, मेन फर्क AMD के प्रोसेसर में और इंटेल के प्रोसेसर में। इंटेल के अंदर ये तारें नहीं होती हैं। क्या होता है? मैं वो भी बताता हूँ आपको। उसके अंदर खाली आपको प्रिंटेड चिप्स दिखेंगी। तो ये जो आपको तारे दिख रही हैं, इसका मकसद क्या है? मैं बताता हूँ। इसका मकसद बेसिकली ये है कि वो जो तारे जो है ना, ये डॉट 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 के अंदर जाएंगी। लेकिन इसके अंदर भी एक और चीज अगर आप गौर से देखें ना, तो ये डॉट डॉट देखें, यहाँ पे देखें एंड के अंदर ये पूरा स्क्वायर बनता है। सही है? यहाँ पे देखें ये स्क्वायर नहीं बन रहा है। सही ना? यहाँ पे स्क्वायर नहीं बनता है, यहाँ नीचे भी नहीं बनता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि आप एक पोजीशन में है, एक ही पोजीशन में चिप वो प्रोसेसर जाएगा, गलत जाएगा ही नहीं। अगर आप गलत डालने की कोशिश करोगे तो वो तारे बैंड हो जाएगी, बैंड हो गई तो फिर खत्म। और वो तारे मिलनी भी नहीं चाहिए एक साथ। अगर वो मिलना भी शुरू हो गई तो भी प्रोसेसर खत्म हो गया। तो ये उसके लिए है। अब ये इन्होंने जो पिक्चर बताई है यहाँ पे, बेसिकली इन्होंने प्रोसेसर नहीं डाला है, बट प्रोसेसर डालने के बाद ये लॉकिंग मैकेनिज्म होता है, आप वो लॉक कर दो। पर इसमें प्रोसेसर नहीं डाला है इन्होंने, खाली ऐसे ही बता रहे हैं लोग। अभी डिफरेंट सॉकेट्स, LGA 775 सॉकेट। अभी ये क्या है? ये इंटेल की सॉकेट है। सॉकेट का मतलब ये कि प्रोसेसर कौन सा जाएगा इसके अंदर। ये जो सॉकेट नंबर है, आपको हर मदरबोर्ड के अलग अलग सॉकेट नंबर होते हैं। अगर आपके पास मदरबोर्ड है जिसके ऊपर लिखा हुआ है LGA 755 सॉकेट T, तो उसके अंदर ये वाले प्रोसेसर ही जाएंगे, और कोई नहीं जाएगा। और आप देख सकते हैं उसके अंदर Pentium 4 का प्रोसेसर है, Pentium 4 Extreme, जो कि ये सारे आउटडेटेड प्रोसेसर हैं। अब ये वाले प्रोसेसर नहीं लगते हैं, तो मोस्ट लाइकली ये वाला सॉकेट अब प्रोडक्शन में नहीं होंगे। लेकिन अगर आप ये जाएं, ये बहुत कॉमन, ये वाला LGA 1156 एंड LGA 1155, ये बहुत ही कॉमन सॉकेट्स हैं, अभी भी चलते हैं। लेकिन उसके अंदर आप देख सकते हैं अप टू Core i7 प्रोसेसर लगता है। सही ना? Core 3 भी लगता है और Core 7 भी लगता है। Celeron सबसे स्लोएस्ट प्रोसेसर है, राइट? Celeron सबसे चीपेस्ट है, स्लोवेस्ट का नहीं 100%, बिकॉज उन्होंने आज की तारीख में Celeron को बहुत ही अच्छा उन्होंने रिफाइन कर चुके हैं। एक्सक्यूज मी। ये प्रोसेसर बनते कैसे हैं? ये Celeron एक मादनियात जो मिनरल निकलता है, मोस्टली चाइना और ताइवान में निकलता है। ठीक है ना? ये जो है, इनके पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई है कि Core 7 के और Celeron के, यहाँ तक कि जो ये सर्वर के अंदर जो Xeon बहुत पावरफुल सर्वर के प्रोसेसर होते हैं, i7 से भी ज्यादा, वो सब की चिप सेम है मोस्टली। क्यों ऐसे है? बिकॉज कि वो चिप, अभी मटेरियल इतना सस्ता हो गया है, तो अब इनको क्या करना पड़ता है, इनको जानबूझ के प्रोसेसर को स्लो करना पड़ता है। तो जैसे कि आप Celeron देख रहे हैं यहाँ पे, ये Celeron भी तकरीबन उसी मादनियात से बना हुआ है जो Core 7 बना हुआ है। लेकिन Celeron स्लो चलता है। क्यों चलता है? बिकॉज ये लोग क्या करते हैं कि उसके अंदर जो सर्किट्स होते हैं ना, उसको रिड्यूस कर देते हैं। बिकॉज उनको सेम Core के 7 बनाने में ज्यादा सस्ता पड़ता है कंपेयर टू वो Celeron के पुराने वाले प्रोसेसर बनाए। समझे ना? क्योंकि कॉस्ट वाइज वो अब फीजिबल नहीं रहा है। तो अगेन, जब भी आप हार्डवेयर पे काम करें, यू हैव टू मेक श्योर कि सॉकेट नंबर आपको चेक करने का और कौन सा प्रोसेसर जाएगा। एक बात मैं क्लियरली कह दूं कि एक्सक्यूज मी, ये जो LGA 1156 का सॉकेट भी है, इसके अंदर बाय डिफॉल्ट अगर मैं उसको किसी प्रोसेसर को उठा के अंदर डालूं, जैसे इसके अंदर,
यहाँ पे मैं डालूं AMD का प्रोसेसर फॉर एग्जांपल, अभी तो हम इंटेल की बात कर रहे हैं पर आप समझे, खाली इमेजिन करें ये इंटेल है, यहाँ पे मैं इंटेल का पेंटियम का प्रोसेसर डालूं, वो लग जाएगा बट वो काम नहीं करेगा, समझे ना, क्योंकि वो मदरबोर्ड भी इंटेल का ही है। मोस्ट ऑफ द टाइम वो प्रोसेसर लग जाएगा पर वो काम नहीं करेगा, और अगर वो काम कर भी लेता है तो वो आपको एरर थ्रो करेगा, सही ना। तो बेस्ट यही है कि जो सॉकेट हो उसके ही प्रोसेसर लगाने चाहिए, और ये अलग अलग सॉकेट आपको दिख रहे हैं, उसके अंदर अलग अलग आप प्रोसेसर लगा सकते हैं, जैसे कि ये है सर्वर के प्रोसेसर LGA 1366 सॉकेट B, ये Xeon सर्वर के प्रोसेसर आप लगा सकते हैं, those are one of the most powerful processors you can get, expensive ones too। वैसे ही 2011 ये भी थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट इसके अंदर भी काफी अच्छे प्रोसेसर आप लगा सकते हैं, Xeon E7 के प्रोसेसर। अब आई AMD की बारी। अब AMD का क्या है, उनका भी सेम ही है, सॉकेट उनकी कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी अलग है, उनकी नेमिंग अलग है। सॉकेट AM3 AM3 प्लस, ये उनके पुराने सॉकेट्स हैं, ठीक है ना। ये मुझे याद है पहले हम Phenom लगाते थे, AMD के Phenom के प्रोसेसर बहुत मशहूर होते थे, उससे पहले Athlon, ये Athlon के प्रोसेसर भी बहुत मशहूर होते थे। अब इनके आ गए हैं FM सॉकेट, उसका नाम क्या है, मैंने देखा कि FX प्रोसेसर। AMD के लैपटॉप में मेरे पास है HP का, वो इतना आवाज करता था, इतना गर्म हो जाता था वो। अच्छा, AMD में गर्म ज्यादा होता है। AMD जो है वो लोग अभी भी अपनी टेक्नोलॉजी को 100% परफेक्ट नहीं कर सके, इंटेल ज्यादा अच्छा है, इंटेल ज्यादा अच्छा है स्पेशली, पर वो ऑल्सो डिपेंड करता है आप किस किस्म का काम कर रहे हैं। जैसे हम अभी ये लाइव फीड कर रहे हैं, इसके अंदर AMD नहीं चलेगा, लेकिन अगर जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग के फोटोशॉप और फोटोशॉप के लिए इंटेल बहुत इतना हेवी होता है, वो काम ही नहीं करेगा। उसके लिए इंटेल ही आपका ज्यादा पावरफुल रहेगा। let's see. Okay. Power connectors. Power connectors are basically अलग अलग पिन के आते हैं, ये हम जैसे जैसे आगे जाएंगे मैं बताऊंगा, बट थोड़ा ब्रीफ में आपको बता दूं कि जैसे ATX है, उसके अंदर ज्यादा पिन होती है बिकॉज उसके अंदर ज्यादा पावर चाहिए होती है। यू विल समटाइम्स सी 22 पिन, छोटे के अंदर 20 पिन, जो वाइट का जो ब्लॉक होता है उसके अंदर 20 पिन होती है। ये हमने ऊपर देखा था अगर आपको याद हो, आगे भी आएगी पिक्चर ये आगे। ये जो वाइट ब्लॉक ये लोग बात कर रहे हैं, इसके अंदर ये 20 पिन का होता है, बट जो ATX जो होता है उसके अंदर ऑन टॉप ऑफ दिस आपको एक एडिशनल पोर्ट भी लगाना पड़ता है। इसमें उन्होंने दिया नहीं है, let me cover that. So ये जो आप देख रहे हैं अभी इसमें ब्लैक शो कर रहे हैं, बट यूजुअली इज द सेम वाइट ओल्ड जमाने में करते थे, अभी कलर चेंज कर दिए इन्होंने। बट इसके साथ ये जो 4 पिन देख रहे हैं ना आप, ये ATX 24 पिन वाले केसिंग में लगता है। मोस्ट ऑफ द बड़े वाले जो होते हैं उसमें आपको ये दिखेगा ही, मोस्ट ऑफ द बड़े जो केसिंग होंगे उसमें दिखेगा ही। तो अच्छा, अभी ये बता रहे हैं कि वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चिप्स ऑन द मदरबोर्ड इज द इनपुट आउटपुट सिस्टम, BIOS चिप। ठीक है ना, BIOS चिप बेसिकली इज आल्सो रिफर्ड टू ROM BIOS चिप, रीड ओनली मेमोरी।
ये टेम्पोररी मेमोरी होती है जो बायोस के अंदर सेव होती है। इसके अंदर आपका सिस्टम का बूट होने का, बूट मतलब जब आप बटन ऑन करें तो आपका सिस्टम क्या ऑन करे, डॉज ऑन करे, विंडोज ऑन करे, क्या ऑन करे, सीडी रोम को रीड करे, मेमोरी को रीड करे, प्रोसेसर को रीड करे, ये बायोस का काम है। ये इनिशियल बूट के अंदर बायोस की कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखेगी। ये वही बात कर रहे हैं लोग। यहाँ पे ये लोग ये बता रहे हैं कि 1998 के अंदर अलग अलग लेबल्स आए थे बायोस के। अभी 2009 के अंदर उन्होंने मदरबोर्ड्स थोड़े चेंज किए हैं तो उसका लुक थोड़ा अलग दिखता है, बट कॉन्सेप्ट इज स्टिल द सेम। हाँ, ये आप देख रहे हैं, ये बायोस की चिप है, ठीक है ना। इसके अंदर टेम्पोररी डेटा सेव हुआ होता है। अभी बायोस का भी पासवर्ड होता है, सिक्योरिटी रीजंस के लिए बायोस के अंदर भी हम पासवर्ड सेट करते हैं कभी कभी, क्योंकि हैकिंग के अंदर ये बहुत नॉर्मल है। अगर आप बायोस को अपडेट कर दें या बायोस को टेक ओवर कर लें, then from that point you have access to pretty much the entire computer, especially the data. जो डेटा है हार्ड ड्राइव का, you can access it. तो ये बायोस के अंदर भी सिक्योरिटी पासवर्ड लगता है, लेकिन मुझे I'm not sure उन्होंने यहाँ पे शो किया है कि नहीं, ये कैपेसिटर शो कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये जो ब्लू है यहाँ पे, या ये कहते हैं जंपर, ठीक है ना। ये हार्ड ड्राइव का जंपर नहीं है, हार्ड ड्राइव का अलग होता है जंपर। हाँ, ये है बायोस का जंपर। इसका फंक्शन क्या है, हम जब सिक्योरिटी लगाते हैं बायोस के ऊपर, ठीक है ना, हम इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स करते हैं। कभी ऐसा वक्त आता है जब हम लॉक आउट हो जाते हैं, हमें नहीं पता, हमें याद नहीं रहता है पासवर्ड, या तो हम कोई यूज कंप्यूटर लेके आते हैं और उसके ऊपर पासवर्ड लगा हुआ होता है, विंडोज का पासवर्ड नहीं, बायोस का पासवर्ड। तो जब वो बायोस का पासवर्ड लगा होता है, आप कुछ कर ही नहीं सकते, वो कंप्यूटर यूजलेस हो जाता है। तो उसको कैसे ओवरकम करने का, ये वाली जो चिप है, ये जंपर कहलाता है, इसको निकालने की। इससे क्या होता है, बायोस की जो मेमोरी है वो वाइप आउट हो जाती है। अब क्यों वाइप आउट होती है वो, उसकी मेमोरी मैंने कंप्यूटर का प्लग निकाल दिया, किसी आउटलेट के अंदर वो नहीं है, तो वो मेमोरी कहाँ सेव हो रही है, कहीं पे तो सेव हो रही होगी ना। इसके अंदर लगी हुई होती है एक छोटी सी बैटरी, शायद आगे जाके ये लोग बताएंगे। इसमें लगी होती है छोटी सी मेमोरी, नॉट मेमोरी, बैटरी। वो बैटरी इस चिप को पावर देती है, सही ना, इस चिप को पावर देती है, और वो बैटरी चलती है, 1 साल तक चलेगी। अगर आप कंप्यूटर को अनप्लग करके भी रखोगे ना, वो बैटरी 1 साल, उससे भी ज्यादा कभी कभी चलती है, डिपेंडिंग ऑन रूम टेम्परेचर कैसा है, उस हिसाब से वो चलेगी। तो जब आप इस जंपर को निकालते हैं, तो बेसिकली ये करता क्या है, ये जंपर को निकालने से ये बायोस की चिप और उस बैटरी का कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाता है। जैसे ही वो डिस्कनेक्ट होता है, ये बायोस जो है अपना डिफॉल्ट सेटिंग्स पे आ जाता है। इसकी वजह से सारे पासवर्ड खत्म हो जाते हैं। ओके, तो होपफुली ये आगे जाके ये बताएंगे, तो हमें देखने को मिल जाएगा। कंप्यूटर होता है, हाँ, ये होता ही है, ये सर्वर में भी होता है, ये होता ही है, बिकॉज लैपटॉप में भी होता है। ये बेसिक हार्डवेयर है जो अभी तक इन्होंने एलिमिनेट नहीं किया है। देखिए, ये लगा हुआ है, ये बैटरी इन्होंने दिखाई है ना, CR2032। ये मोस्टली सेम बैटरी है जो गाड़ी के रिमोट के अंदर भी होती है। अच्छा। ये वही सेम बैटरी है जो आपके थर्मोस्टेट वाले जो होते हैं ना, उसके सेंसर में भी लगा होता है। काफी कॉमन बैटरी है ये। हाँ, सही ना। तो ये बैटरी मैं बोला 1 साल, कभी कभी उससे ज्यादा भी चल जाती है। देखिए, लिखा हुआ है नीचे, बैटरी भी लिखा हुआ है यहाँ पे, सही ना। इसको they also call it CMOS बैटरी। यहाँ पे बेसिकली वो सभी सेम ही बात कर रहे हैं कि अंदर डिफरेंट टेम्परेचर वो शट डाउन हो जाएगा। अगर आप बराबर टेम्परेचर नहीं देंगे तो उसकी लाइफ कम हो जाएगी। अब पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट,
बेसिकली इसमें क्या है, जब आप ऑन करते हैं तो वो बायोस जो है वो अपने आप को टेस्ट करता है कि भाई एवरीथिंग इज गुड. इट गोज थ्रू सर्टेन अमाउंट ऑफ टेस्ट्स टू मेक श्योर कि भाई कंप्यूटर आगे चलेगा. इसी टेस्ट के अंदर आपको वो भी दिखेगा कि वो कीबोर्ड अवेलेबिलिटी का टेस्ट करेगा, माउस अवेलेबिलिटी का टेस्ट करेगा. कभी कभी कीबोर्ड अटैच नहीं हुआ होगा तो कंप्यूटर आपका आगे ही नहीं जाएगा. क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि बायोस के अंदर एक सेटिंग होती है जो कि आप उसमें लिखते हैं, सेलेक्ट करते हैं कि भाई अगर कीबोर्ड डिटेक्ट नहीं हुआ या माउस डिटेक्ट नहीं हुआ, आगे मत जाना. वो भी बायोस कंट्रोल करता है. अब ये जो देख रहे हैं, अब ये बहुत ही पुरानी पिक्चर है. अब मोस्टली ऐसे नहीं आता है, बट एनीवे कॉन्सेप्ट इज द सेम. यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ऑटो डिटेक्ट कर रहा है. प्राइमरी चैनल 1, सेकेंडरी चैनल 0 एंड सेकेंडरी चैनल 1. यहाँ से 0 का मुराद एक्चुअली 1 है और 1 का मुराद यहाँ पे 2 है, अगर आप लॉजिकली देखें तो. बट बिकॉज कंप्यूटर के अंदर C is always considered the first channel, तो आपको C को बेसिकली कंसिडर द मेन यूनिट. इसका मतलब क्या है कि जैसे आपके पास हार्ड ड्राइव लगी हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं IDE हार्ड ड्राइव और हार्ड डिस्क. अब IDE नहीं आ गया, अब तो SATA केबल आ गई है, तो आपको IDE नहीं दिखेगा, यहाँ पे SATA लिखा होगा, SATA. बट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज यहाँ पे क्या होगा कि जो पहली हार्ड ड्राइव है जो दिख रही है आपको 0 के ऊपर, ये 0 पे, सबसे पहले वो इसको रीड करेगा बूट के लिए. सबसे पहले वो जब उसको आइडेंटिफाई करेगा, बोलेगा कि भाई ये पहली वाली हार्ड ड्राइव के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है कि नहीं. अगर इस हार्ड ड्राइव में ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो वो इस हार्ड ड्राइव के ऊपर वो वाला विंडोज लोड कर देगा. अगर इसके अंदर उसको कुछ नहीं मिलेगा तो वो जाएगा सेकंड के अंदर. सही ना? वो सेकंड के अंदर जाएगा, सेकंड में मिलेगा तो सेकंड के अंदर वो बूट कर देगा. इसकी भी प्रायोरिटी सेट होती है, वो आगे जाके मैं बताऊंगा, क्योंकि हम चाहें तो हम CD-ROM को भी प्रायोरिटी डाल सकते हैं. और उसके केसेस आते हैं, कभी मुझे विंडोज इंस्टॉल करना हो फ्रॉम स्क्रैच और मैं चाहता हूं कि वो हार्ड ड्राइव से ना उठाए, मुझे पूरा स्क्रैच इंस्टॉल करना है, तो वो कैसे करूंगा? वो तो बार बार हार्ड ड्राइव पे चला जाएगा. तो उसके अंदर मैं CD-ROM को प्रायोरिटी दे दूंगा, तो CD-ROM पे फर्स्ट आ जाएगा. लेकिन अब के जमाने में आप देखें लैपटॉप्स के अंदर CD-ROM नहीं आ रहे, फिर क्या करें? तो सेकंड ऑप्शन है USB. अब USB से बूटिंग होती है, तो आप USB जो फ्लैश ड्राइव होती है वो डालोगे और उसको प्रायोरिटी दोगे तो वो USB से सारा सिस्टम आपका रेडी करेगा. वो भी हम देखेंगे जब हम विंडोज इंस्टॉलेशन पे आएंगे, तब हम इसके अंदर USB से ही करेंगे. इसके अंदर जो पुराने जो तरीके थे जो पहले यूज करते थे वो हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वो यूज नहीं होता है. इसीलिए मैंने आपके अंदर नहीं है. हाँ, इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि काफी चीजें जो इस गाइड के अंदर दी है वो हमें स्किप करनी पड़ेगी, बिकॉज के आज के जमाने में वो ज्यादा यूज नहीं होता है. अच्छा, ये जानने की चीज है थोड़ी. CMOS एंड CMOS बैटरी, जो पीसी है हैज टू कीप सर्टेन सेटिंग्स व्हेन इट्स टर्न्ड ऑफ. देखा, मैं आपको बता रहा था, यही बता रहा था. जब कोड इज अनप्लग्ड, जब कोड जो है अनप्लग्ड है, वो CMOS बैटरी को कुछ इंफॉर्मेशन अपने इसके अंदर रखनी पड़ती है. वो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है? डेट है, टाइम है, हार्ड ड्राइव की सेटिंग्स, प्राइमरी सेकेंडरी, मेमोरी की सेटिंग्स, CPU की सेटिंग्स, पोर्ट्स की, बूट सीक्वेंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा बूट पहले आएगा, और पावर मैनेजमेंट. ये सारी सेटिंग्स ये रखेगा तभी आपका कंप्यूटर आगे चलेगा. वर्चुअलाइजेशन सपोर्ट, ये आगे चल के आपको पता चलेगा वर्चुअलाइजेशन क्या है. और ये मेन सिक्योरिटी, देखिए इसके अंदर पासवर्ड है, आप अलग अलग मॉड्यूल सेट कर सकते हैं, और लो जैक जो कि ट्रैकिंग डिवाइस होता है. इसके अंदर ये पिक्चर दे तो मैं आपको जरा और बताऊं. ये रहा,
लॉजिक की जो होती वो ये लॉजिक एक तरह की छोटी सी चिप आती है, लेकिन जीपीएस टाइप। यहाँ लगती है वो नहीं, वो तो सिक्योर आपको सिक्योर करना हो ना, और वो फिजिकल सिक्योरिटी होती है। हाँ, वो लाइक तार आएगा, और बेसिकली तार होता है मजबूत वाला, जैसे नहीं साइकिल के टायर को हम लॉक करते थे, लॉक एक तरह से लॉक है, बिल्कुल उठा के ना ले जाए, समझ गए। हाँ, उसका पर्पस वो है। अब यहाँ पे जो ये लोग बता रहे हैं, दे आर कॉलिंग इट फ्रंट एंड टॉप पैनल कनेक्टर्स। पिक्चर नहीं दी हुई है इन्होंने, पर मैं आपको बताता हूँ इनका मतलब क्या है। मोस्टली जो कंप्यूटर का जो फ्रंट होता है उसके अंदर हमारे पास होता है पावर बटन, उसके अंदर लाइट जल रही होती है, रीसेट का भी एक छोटा सा बटन दिया हुआ होता है, ड्राइव एक्टिविटी लाइट्स, ये वो लाइट्स हैं जैसे आपकी हार्ड ड्राइव स्लो तेज होती है हार्ड ड्राइव आपकी, उस हिसाब से लाइट ब्लिंक करती है, ये उसकी लाइट है। ऑडियो के जैक्स दिए हुए होते हैं फ्रंट के ऊपर, और यूएसबी पोर्ट्स दिए हुए होते हैं। ये मोस्टली आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर में होता है, शायद आगे जाके इन्होंने पिक्चर दी हुई है। लेकिन ये मदरबोर्ड के अंदर एक एक वायर इसका स्पेसिफिक जगह के ऊपर लगाना पड़ता है। छोटे छोटे वायर होते हैं, अगर वो गलत वायर लगा दिया तो वो फंक्शन नहीं करेगा। अब यहाँ पे इन्होंने दिया नहीं है, आगे जाके शायद दिया हो। हाँ, तो देखें ये जो दो कनेक्टर है यूएसबी के हैं, यहाँ से आप ये देखें, ये नॉर्मल यूएसबी नहीं है ऑब्वियसली, पर ये यूएसबी का बैक एंड है। इसके फ्रंट एंड के अंदर रेगुलर जो यूएसबी लगी होती है वो आपको दिखेगी, तो ये मदरबोर्ड के ऊपर जाएगी, और उसके अंदर से जो तार जाएगा वो आपके फ्रंट यूएसबी के अंदर लगेगा। इसकी एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। देखें ये पिक्चर जो है, ये इन्होंने अच्छी पिक्चर दी हुई है। ये जो वायर आपको दिख रहा है यूएसबी का, ये मदरबोर्ड के ऊपर लगता है, और उसी के बराबर में आप देखेंगे ये जो है ना छोटे छोटे जंपर जैसे जो लग रहे हैं, ये लाइट्स जैसे HDD LED, ये हार्ड ड्राइव की लाइट है, और ये वहां पे लगेगा। अगर आप गौर से देखें नीचे देखें लेबलिंग की हुई है इन्होंने, ये है ना लेबल की हुई है, लेकिन एक है फ्रंट के ऊपर लेबल और एक है बैक के ऊपर लेबल। क्यों है? क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये देखें ये दो तार इधर हैं फ्रंट पे और दो तार पीछे भी है, तो ये आगे पीछे है, आगे पीछे ऐसे, इसीलिए उन्होंने लेबलिंग ऐसे दी हुई है। तो जहां पे जैसे लेबल दिए आपको वो वायर वहां पे ही कनेक्ट करें। हर मदरबोर्ड की सेटिंग्स अलग होती है, आपको ये लेबल पर के ही ये वायर कनेक्ट करने के। अभी इसके अंदर लिखा हुआ है HDD LED, ये हार्ड ड्राइव की LED मतलब लाइट का वायर है। उसके बराबर में लिखा हुआ है रीसेट SW मींस स्विच। ये रीसेट स्विच जो आपके कंप्यूटर के आगे, डेस्कटॉप के आगे जो बटन होता है छोटा सा रीसेट का, रीस्टार्ट करने का, ये वो है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है पावर LED, ये पावर LED प्लस और पावर LED नेगेटिव। ये आप दो वायर नेगेटिव और पॉजिटिव में ही कनेक्ट करेंगे, तभी आपको आगे पावर, जब बटन ऑन करेंगे तो वो लाइट जलेगी आगे। ये मदरबोर्ड का वो सेक्शन है। ये थोड़ा टीडियस है जॉब, बिकॉज काफी आप मदरबोर्ड बाय करते हैं ना, अगर अन्य नेम ब्रांड वाले नहीं होंगे, उसके अंदर ये लोग लेबल नहीं किए हुए होते हैं, उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। कैसे लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे? गीगाबाइट के मदरबोर्ड लें आप, एसूस के लें, MSI और अच्छे नेम ब्रांड के लें ना, उसमें बाकायदा वो लोग मैनुअल देंगे, उस मैनुअल पे लिखा होगा कि ये वायर आप इधर कनेक्ट करो तो आगे की लाइट चलेगी। वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो अभी लेट्स सी पर्पस ये चिप की तो मैं बात कर चुका था कि AMD की चिप अलग होती है। मैंने आपको इंटेल की नहीं दिखाई ना, वो देखना है आपको। देखें ये लोग अभी उसी की बात कर रहे हैं। एक सेकेंड जस्ट ओके। अब ये जो है ये इंटेल का प्रोसेसर है। अब गौर से देखिए यहाँ पे कोई तारे नहीं निकली हुई है, वो सिर्फ वो है खाली डॉट 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 प्रिंट किए हुए हैं। प्रिंट से मुराद ये है कि ये एक एक जो है ना ये बेसिकली सोल्डर्ड वायर है। कॉन्सेप्ट सेम ही है, AMD का भी कॉन्सेप्ट सेम है, इंटेल का भी कॉन्सेप्ट सेम है। आई एम प्रीटी श्योर AMD वाले ऐसा नहीं बना सके बिकॉज ऑफ दी पेटेंट इशू, कॉपीराइट पेटेंट इशू, क्योंकि ये इंटेल का पेटेंट है कि आप कोई भी दूसरा ऐसी चिप हमारी ऐसी नहीं बना सकता। सही ना, तो उसकी वजह से है। Once again ये लोग बता रहे हैं आपको कि ये CPU सॉकेट है जो हम वी ऑलरेडी वेंट थ्रू दिस। CPU परफॉर्मेंस चार्ट आपने देखा होगा मोस्टली। ये किसी भी कंप्यूटर के अंदर अगर आप राइट क्लिक करें और टास्क बार में जाएंगे तो विंडो खुल जाती है, और वो जो विंडो खुलेगी उसके अंदर परफॉर्मेंस के अंदर ये आपको CPU का वैसे भी यूजेज दिखेगा। ये बेसिकली दे टॉकिंग अबाउट दैट रियल वर्ल्ड सिनेरियो। चलो ये अच्छा है। कौन सा CPU है आपके पास? The surest way to determine which CPU your computer is using is to open the case and view the numbers stamped on the CPU. उसके ऊपर numbers मतलब उसका जो उसका ID कुछ लिखा हुआ होगा, उससे आप फाइंड कर सकते हैं। A process that today requires removal of the active heat sink. सही है, CPU निकालने के लिए आपको heat sink निकालना पड़ेगा। However, you may be able to get an idea without opening the case and removing the heatsink and fan because many manufacturers place a very obvious sticker somewhere on the case indicating the processor type. अमूमन जो नए जो आप बाहर से और किसी स्टोर से आप डेस्कटॉप बाय करते हैं, खुद ने बनाया हुआ नहीं, कस्टम वाला नहीं, जो डेस्कटॉप से आप बेस्ट बाय से या कहीं से बाय किया, हाँ रेडीमेड, तो उनके ऊपर एक स्टिकर लगाया होता है उन्होंने, उसके ऊपर लिखा हुआ होगा AMD प्रोसेसर FX या Intel Core i-Core 7 प्रोसेसर। उससे ही आपको पता चल जाएगा कौन सा प्रोसेसर है। ये रियल लाइफ बता रहे हैं वो लोग कि आप कैसे डिटरमिन कर सकते हैं। Another way ये लोग बता रहे हैं कि आप जा सकते हैं ये msinfo.exe फाइल पे, अपने सिस्टम के अंदर अगर आप ये रन करते हैं तो आपको शो कर सकता है। अभी हम रन करते हैं यहाँ पे। जाएंगे स्टार्ट के अंदर, आप रन टाइप कर सकते हैं, ठीक है ना, रन टाइप कर सकते हैं और रन के अंदर msinfo.exe। अच्छा आपने यहाँ लिखा? हाँ आपने यहाँ लिखा, मैंने रन के अंदर लिखा। हाँ ये रन के अंदर ही है। नहीं सॉरी स्टार्ट से CMD में लिखा। हाँ तो वो भी सही है, चल गया। हाँ msinfo.exe। ओके
अभी मल्टी कोर प्रोसेसर क्या होता है, जो आज के जमाने में ये डुअल कोर, क्वाड कोर क्या है वो, तो वो लोग ये एक्सप्लेन कर रहे हैं. Multi-core processor that exhibits a multi-core architecture has multiple completely separate processor dies in the same package. मतलब इनका ये है कि जो एक प्रोसेसर की जो चिप होती है, जब उसके अंदर डुअल कोर या क्वाड कोर होता है, उसके अंदर कंप्लीटली सेपरेट प्रोसेसर की एक डाई होती है. वो डिटरमिन करता है इसके अंदर कितने कोर्स हैं. चार प्रोसेसर की डाई मतलब क्वाड कोर, 2 प्रोसेसर की डाई उसके अंदर, एक प्रोसेसर में डुअल कोर. ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है डुअल कोर एंड क्वाड कोर प्रोसेसर्स आर कॉमन स्पेसिफिक एग्जांपल्स ऑफ मल्टी कोर टेक्नोलॉजी. ये कॉमनली ये यूज होते हैं आज के जमाने में. मोस्टली क्वाड कोर और डुअल कोर ही आपको मिलेंगे. इससे ज्यादा नहीं होता. होते हैं सर्वर्स के अंदर. जैसे ये जो सर्वर चल रहा है इसके अंदर 64 कोर हैं. एक सर्वर में 64 कोर है, और ये जो सर्वर चल रहा है इसके अंदर एक सर्वर के अंदर 4 प्रोसेसर लगे हुए हैं. ठीक है ना. अब एक प्रोसेसर के अंदर होंगे 4 या 8 कोर टाइम्स 4, वो 64 कोर वैसे मिल जाते हैं उनको. लेकिन डोंट बी कंफ्यूज बाय इंटेल्स कोर 2 लेबलिंग. इनका एक प्रोसेसर आता है उसमें वो लोग लिखते हैं कोर 2. कोर 2 का मतलब ये नहीं कि वो डुअल कोर है. डुअल कोर के अंदर डुअल कोर लिखा हुआ होगा. The numeric component does not apply that they are 2 cores. देखा, उसके अंदर 2 cores नहीं होते हैं. There was a core series of 32-bit mobile processors that featured 1 solo or 2 dual processing cores on a single die silicon wafer. The same dual core die was used for both classes of core CPU. The second core was disabled for core solo process. That's it. इसके अंदर बेसिकली वो लोग ये बोल रहे हैं कि पहले ये लोग इनके 32 बिट के जो मोबाइल के प्रोसेसर्स आते थे ना, उसके अंदर 2 कैटेगरीज थी उनकी, कोर 1 कोर 2. लेकिन वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है कि इस एक प्रोसेसर के अंदर 2 कोर है. वो उनकी लेबलिंग थी. वैसे ही जो 64 बिट कोर जो है 2 प्रोडक्ट लाइन कैन बी थॉट ऑफ एज ए सेकेंड जनरेशन ऑफ कोर सीरीज, है ना. कोर 2 आप ऐसे बोल सकते हैं जैसे विंडोज 11, विंडोज 10, विंडोज 10 के बाद आया विंडोज 11, विंडोज 12. जनरेशन ऊपर जा रही है ना, पर इसके अंदर ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है. वो खाली नंबरिंग लेबलिंग चेंज कर रहे हैं लोग. तो 64 बिट के अंदर उन्होंने नेम दिया उसको कोर 2. Core 2, by the way, reunited Intel mobile and desktop computing. The Pentium 4 family had a separate Pentium M for mobile computing. ये वाले प्रोसेसर Pentium M प्रोसेसर अभी भी चल रहे हैं, काफी चलते हैं. और अभी एक Atom के प्रोसेसर भी आए हैं Intel के. So Intel describes and markets the microcode of certain processors as core micro architecture. As confusing as it may sound, the Core 2 processors are based on the core micro architecture. So Core 2 जो है वो बेसिकली माइक्रो आर्किटेक्चर के ऊपर बेस है. वो उसके अलग से कोर नहीं है. यहाँ पे मेरा बटन गलत दब गया, तो मेरी विंडो देख रही है, वो उनको दूसरा देखना था. बट एनीवे, आई कैन गो बैक एनीमोर. Duo and 4 core implementations. Solo and duo processor have single die. Quad processors have 2 dies. है ना. Quad processors जो होते हैं ना उसके अंदर 2 dies होते हैं. A more capable and extreme version exists for the duo and quad models. उसके अंदर ज्यादा dies होते हैं. जैसे मैंने पहले कहा ना, core 2 core 1 doesn't mean anything. Dual core या quad core, इसके अंदर ज्यादा डाइज होते हैं. डाइज से आप ऐसे ही समझ ले, मिसाल के अंदर ज्यादा नसें, वेन्स ज्यादा होंगी. फॉर एग्जांपल, खाली समझने के लिए, 4 वेन्स होंगी अंदर तो ज्यादा ब्लड फ्लो करेगा. 1 वेन होगी तो कम फ्लड करेगा. तो कॉन्सेप्ट बेसिकली थोड़ा बहुत ऐसा ही है. Processors such as certain models of AMD Phenom series can contain an odd number of multiple cores as well.
ट्रिपल कोर भी उनका है, फिनाम के जो है ना प्रोसेसर, उसके अंदर ट्रिपल कोर है। यूजुअली इवन नंबर होता है, पर इनके पास ऑड नंबर के कोर्स भी इन्होंने बनाए हुए हैं AMD वालों ने, which obviously contains 3 cores. Is the most common implementation of multiple odd cores. 3 is a very common core of implementation, ये AMD वाले बना रहे हैं। Throttling. CPU throttling क्या है? CPU throttling जो है basically वो allows for reducing the operating system frequency of the CPU during times of less demand or during battery operation. CPU throttling is very common in processors for mobile devices where heat generation and system battery drain are key issues of full power usage. ये जो throttling का इनका ये जो basically बोल रहे हैं ना, ये क्या है? CPU के अंदर अलग अलग frequencies चलती है। आप frequencies को अगर चाहें तो मैन्युअली अप, हाई एंड लो कर सकते हैं। जितनी हाई फ्रीक्वेंसी उतना तेज वो प्रोसेसर चलेगा, लेकिन उतना ही जल्दी वो गर्म भी होगा, और जितना जल्दी वो गर्म होगा इतना ही जल्दी आपको उसको कूल डाउन करने का, जैसे हमने अभी ऊपर बात की हीट सिंक और फैन की, तो उसको इतना जल्दी कूल डाउन करने का, और जो हमने जो हीट सिंक देखे वो उसको इतना जल्दी कूल डाउन नहीं करेगा। उसके स्पेशल कूलिंग डिवाइसेस आते हैं, वो आगे जाके मैं बताऊंगा आपको। पर थ्रॉटलिंग का मकसद ये है, जैसे हम सेल फोन होते हैं उसके अंदर जो छोटे छोटे प्रोसेसर लगे होते हैं, ये लोग उनको थ्रॉटल डाउन करते हैं ताकि वो ज्यादा गर्म ना हो जाए। कभी कभी आप देखेंगे आपका सेल फोन बहुत गर्म हो रहा है, बहुत गर्म हो रहा है। हाँ, वो इसलिए गर्म हो रहा है क्योंकि CPU की थ्रॉटलिंग हाई हो गई है। आप अगर बहुत सारी एप्लीकेशंस खोल देते हैं, बहुत सारे एप्स खोल देंगे, तो फोन आपका गर्म होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत सारे काम एक साथ कर रहा है। तो जब ये CPU की थ्रॉटलिंग ऑटोमेटिक के ऊपर सेट हुई भी होती है, तो वो फ्रीक्वेंसी उसकी खुद ही चेंज करता है, अप एंड डाउन वो खुद ही करता है, इसलिए आपकी चीजें गर्म हो जाती है, फोन और दूसरी सारी डिवाइस गर्म हो जाती है। ये स्पीड की मैंने बात कर ली, जो ये लोग अभी कर रहे हैं इधर, ये फ्रीक्वेंसी, ये देखें फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, मेगाहर्ट्ज एंड गीगाहर्ट्ज। GHz इज गीगाहर्ट्ज, MHz इज मेगाहर्ट्ज। डिपेंडिंग ऑन क्या फ्रीक्वेंसी है उस हिसाब से आपकी स्पीड चलेगी। ओके, ये लोग वर्चुअलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा समझा देता हूं उसके अंदर। अभी आजकल जो CPU आ रहे हैं, जो मदरबोर्ड्स आ रहे हैं, उसके अंदर वर्चुअलाइजेशन का सपोर्ट ये लोग दे रहे हैं। पुराने मदरबोर्ड्स में वर्चुअलाइजेशन का सपोर्ट नहीं था, which kind of eases the burden on the system, software based virtualization system आप चला सकते हैं। उसके अंदर जो क्लाउड कंप्यूटिंग होती है और जो वर्चुअलाइजेशन होती है, वो एक हार्डवेयर के ऊपर आप मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकते हैं। That's virtualization. Unlike AMD's AMD V for virtualization technology, which is widely inclusive of AMD CPU, और Intel की जो virtualization है, they call it VT, virtualization technology. AMD वाले उसको बोलते हैं AMD-V, called V for virtualization. Is used by Intel to segment its market for CPU made concurrently, right? For example, you can find Intel VT on the Core Duo processor in the E6000 series. आप E6000 सीरीज के प्रोसेसर लेंगे, उसके अंदर ये Intel वर्चुअलाइजेशन स्टैंडर्ड आएगा। आप मदरबोर्ड के अंदर टर्न ऑन करेंगे तो आप वर्चुअलाइजेशन कर सकते हैं। E8000 सीरीज के अंदर, E7000 सीरीज के अंदर नहीं है apparently. In some cases you must also first enable the virtualization support in the BIOS. मैं इसी की बात कर रहा था कि आपको BIOS में सबसे पहले enable करना होता है, फिर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर वर्चुअलाइजेशन चलेगा। If you have an Intel processor and would like to check its support of VT, visit the following websites. ये जरूरत नहीं है आज के एरा के अंदर, बिकॉज मोस्ट ऑफ द मदरबोर्ड्स आप बाय करेंगे उसके अंदर वर्चुअलाइजेशन होता ही है। अभी तक जो मैंने नए कंप्यूटर्स बाय किए हैं, मैंने नहीं देखा है कि उसके अंदर वर्चुअलाइजेशन ना हो। हाँ, तो ये इतना कोई चेक करने की जरूरत नहीं है, बस बायोस में जाके आपको टर्न ऑन तो करना पड़ेगा, इधर जाके बायोस में जाके।
ये बायोस तो नहीं है इनका एक्चुअली, ये इंटेल प्रोसेसर, ये इन्होंने विंडोज के अंदर ओपन किया हुआ है विंडो, खाली इसको दे कॉल इट इंटेल प्रोसेसर आइडेंटिफिकेशन यूटिलिटी। विंडोज के अंदर ये इंटेल की किसी कंप्यूटर के अंदर ये यूटिलिटी दी हुई होती है जो आपको प्रोसेसर की इंफॉर्मेशन बताता है, और उसके अंदर वो बताता है कि इंटेल वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी इज यस, मीनिंग इट्स टर्न्ड ऑन, हाइपर थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी इज नॉट टर्न्ड ऑफ। Integrated GPU. GPU is basically called graphics unit processing unit. वो क्या है? Graphics processing unit is a video basically. GPU मदरबोर्ड के अंदर काफी GPU बिल्ट इन होते हैं जो कि आपको मॉनिटर के ऊपर स्क्रीन शो करते हैं, वो यहाँ से आती है उसकी। AMD और Intel they have their own low power CPU. CPU जो है वो पावर करता है GPU को भी, मदरबोर्ड के अंदर बिल्ट इन GPU लगे हुए होते हैं, उसको पावर ऑन करता है। तो ये लोग सेम चीज बता रहे हैं जो हम वी ऑलरेडी वेंट थ्रू। मेमोरी को आइडेंटिफाई करने के लिए, मेमोरी को खोलने के लिए, ये जो आपको वाइट जो स्लॉट्स दिख रही हैं, ये वाइट बटन होते हैं, ये एक यहाँ पे लगा हुआ है और दूसरा यहाँ पे लगा हुआ है। आप इसको राइट में पुश करेंगे, खींचेंगे तो ये मेमोरी थोड़ी सी बाहर आएगी एंड यू कैन टेक द मेमोरी आउट। आपने इस पे काम किया हुआ है? मेमोरी पे, मेमोरी निकालने पे? हाँ, मेमोरी तो बहुत निकालता है। हाँ, हार्डवेयर पे काम किया थोड़ा आपने? हाँ, ओके। हाँ, तो ये बेसिकली उसका लॉकिंग मैकेनिज्म है। इसमें भी मैंने मेमोरी डाली है एक्स्ट्रा। अच्छा, हाँ, गुड। इसका निकालने का तरीका अलग है, तो थोड़ा सा पिन होता है। सही है। There are few technical terms and phrases that you need to understand with regard to memory and its functions. One is parity check, error correcting code, which is also called an ECC. ये memory के ऊपर label हुए होते हैं। Single and double sided memory. इसके अंदर होपफुली उनके पास पिक्चर होगी, पर सिंगल एंड डबल में क्या होता है, एक साइड के ऊपर उनकी आपको कॉपर के कंडक्टर्स दिखेंगे, इसके अंदर दूसरी साइड पे भी दिखेंगे। ट्रिपल के अंदर आपको वो लोग ओवरले होते हैं, होपफुली वो पिक्चर दिखाएंगे तो आप हमें पता चलेगा। बफर एंड अनबफर्ड मेमोरीज, इट्स बेसिकली बफर के अंदर वो डेटा सेट सेव करके रखता है, अनबफर्ड के अंदर नहीं। ये एरर करेक्टिंग कोड का मतलब ये है, कभी कभी आप डालते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर 16 GB मेमोरी, लेकिन उसके अंदर से एक मेमोरी इज नॉट सपोर्टिंग, तो अगर एरर करेक्टिंग कोड वाली मेमोरी नहीं है तो आपका कंप्यूटर नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपकी चारों जो मेमोरी है वो एरर करेक्टिंग कोड वाली मेमोरी है और उसमें से 3 नहीं चलती है, तो ये खुद ही करेक्ट करेगा, 16 GB को वो 12 GB कर देगा। अच्छा, ठीक है ना। और वो एक जो डिम जो आपकी नहीं चल रही है वो नहीं चलाएगा, बाकी 3 चलाएगा और आपका कंप्यूटर ऑन हो जाएगा। लेकिन आप आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि वो चौथी नहीं चल रही, तो आप उसको यू टेक इट आउट। बफर्ड एंड अनबफर्ड मेमोरी, इसका थोड़ा समझ लेते हैं, बिकॉज जब हम मेमोरी यूज करते हैं ना, दिस इज समवन ऑफ इम्पोर्टेंट। मैंने बताया था टेम्पररी स्टोरेज। सो इन टेक्निकल टर्म जो बफर मेमोरी होती है हैज अ टेम्पररी स्टोरेज एरिया that takes some of the load off the primary circuit. That's why buffered memory जो है थोड़ी expensive होती है। For instance, a network interface buffer can store inbound packets when the CPU is currently unable to give undivided attention to the packets. जब नेटवर्क के अंदर जब हम इंटरनेट पे बैठे हुए होते हैं और इंटरनेट से जो डेटा आ रहा होता है उसको हम बोलते हैं पैकेट्स, इनबाउंड पैकेट्स। वो जो आ रहा होता है यूजुअली सीपीयू ट्रांसमिट करता है उसको, पर अगर सीपीयू इज अनेबल टू हैंडल इट, उस टाइम ये मेमोरी स्टेपिंग करती है और मेमोरी की जो बफर्ड होती है वो उसके अंदर थोड़ी टाइम के लिए वो सेव कर लेती है, थोड़े टाइम के लिए सेव कर लेती है, until
सीपीयू रेडी हो जाता है वो उस मेमोरी से वो वाली इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, ताकि सीपीयू उसको प्रोसेस कर सके। मेमोरी प्रोसेस नहीं करता है, प्रोसेसिंग का काम सीपीयू का ही है, पर टेम्पररी वो उसको कैश कर लेता है। सी का मतलब होता है कैश, उसको टेम्पररी कैश कर लेता है। Or it can store outbound packets when available network bandwidth is low or the receiver has throttle its flow control. Inbound और outbound packets को both को वो temporarily handle कर सकता है। Buffers used in this sense are a form of hardware register. Registers are characterized by multiple cells, each of which stores a bit, binary digit of information accessed in parallel at the same time. So same thing, वो binary digits की information store कर लेता है until it's required by the processor. और बफर जो अनबफर होती है वो ये काम नहीं कर सकती है। जैसे when the ECC memory mentioned earlier is referred to only as ECC, it is a form of unbuffered DIMM. Buffer in register यहाँ पे बताया नहीं इन्होंने exactly, but basically unbuffer का मकसद यही है कि वो ज़्यादा वो मेमोरी को कैश नहीं करती है। ये है इनकी टाइप्स ऑफ मेमोरी। एडी रैम, एफपी रैम, ये तो बहुत ही पुरानी है। एसडी रैम भी पुरानी हो गई है। अभी के जमाने में बेसिकली DDR2, DDR3 या DDR4 भी चल रही है, जो कि इसमें नहीं है इस डॉक्यूमेंट में। 4 है ना, हाँ, तो DDR4 चल रही होगी। इसमें तो सोडियम होती है ना? हाँ, इसमें लैपटॉप की एसोडियम होगी। एक कॉमन क्वेश्चन आता है लोगों का, I cannot fill all my memory slots. Well, let's see. As a reminder, most motherboard manufacturers document the quantity and types of modules that their equipment supports. यहाँ पे बोल रहे हैं डॉक्यूमेंट को कंसल्ट करें बिफोर और प्रिंट इट ऑनलाइन व्हेन यू हैव क्वेश्चंस अबाउट इट। बेसिकली वो ये बोल रहे हैं कि आपके पास डेस्कटॉप कंप्यूटर है घर पे, आप बोलो मैं उसके अंदर डाल दूं 64 GB की मेमोरी, उसके अंदर दी हुई उन्होंने 4 स्लॉट्स, तो अगर आप 8 डालेंगे, 8 for the 64, राइट? नहीं, 8 for the 32, 8 for the 32, चले 32 डाल दिए हमने। तो हमने बोला 8 की हम 4 डाल देते हैं, 32 GB हमें मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे ये लोग ये बता रहे हैं कि जो मदरबोर्ड के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो हर मदरबोर्ड इतनी मेमोरी सपोर्ट नहीं करते हैं। हर मदरबोर्ड की अलग अलग लिमिट होती है। शायद आपका मदरबोर्ड आप 32 डाल दें बट वो खाली 16 GB तक सपोर्ट करे। तो बोल रहे हैं बेसिकली इट्स बेटर कि आप डॉक्यूमेंट चेक कर लें कि वो कितनी उसको एक्सेप्ट कर सकता है, तो वो उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। SDR, DDR तो हम बात कर चुके हैं। ये बहुत डिटेल के अंदर जा रहा है जिसकी हमें ज्यादा इतनी जरूरत नहीं है। आउटडेटेड भी हो गया, आउटडेटेड, हाँ। और यहाँ पे वही बता रहा है बेसिकली हाउ टू चूज योर राइट मेमोरी। जैसे मैंने भी बताया, जस्ट कंसल्ट द डॉक्यूमेंट ऑफ द मदरबोर्ड, इट्स बेटर टू डू इट दैट वे। SRAM, ROM, ये बेसिकली मेमोरी है। ये बता रहा है आपको SDR, डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। बस देखिए ना, अलग अलग मेमोरी है, इसमें खड्डे भी अलग अलग बने हुए हैं। इसकी जो कॉपर जो है यहाँ पे लगा हुआ प्लेटेड, ये अलग होगा डिपेंडिंग ऑन कौन सी आपकी मेमोरी एक्सेप्ट करेगा। देखिए कितना बारीक इसमें है। DDR का खड्डा देखें इधर है, बाकी सब चीजें सेम है। ऑब्वियसली नीचे के जो कॉपर है वो भी चेंज होंगे खड्डे के साथ। DDR2 का खड्डा देखे थोड़ा सा लेफ्ट पे है, ठीक है ना। DDR3 का देखे कहाँ पे है ना। इसका मतलब ये होगा कि आप किसी सिस्टम के अंदर गलत मेमोरी लगाई नहीं सकते, वो चलिए वो जाएगी नहीं अंदर। ये आपके आगे एसोडिम, बेसिकली ये अमूमन आपके लैपटॉप के अंदर लगती है, सही ना।
अब ये उसकी बात कर रहे हैं कि ये भी बहुत बेसिक बात कर रहे हैं कि एयर फ्लो, कंप्यूटर के अंदर एयर फ्लो बराबर होना चाहिए। अब तो जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो आपको बहुत वो आवाज आती है फैन की। अब डिपेंडिंग ऑन कैसी केसिंग है आपकी, काफी केसिंग के अंदर फ्रंट के ऊपर एक पंखा लगा हुआ आता है और एक पीछे लगा हुआ होता है, तो फ्रंट से वो खींचता है हवा और पीछे वाले फैन से बाहर फेंकता है। तो फ्रंट का जो फैन होता है वो इनटेक फैन होता है, वो चल रहा होता है, जैसे वो हवा को अंदर की तरफ खींचता है। और जो पीछे का जो फैन होता है वो बोलते हैं एग्जॉस्ट फैन, जो कि बाथरूम में लगा होता है। एग्जॉस्ट फैन सेम कॉन्सेप्ट, रियर एग्जॉस्ट फैन, देखिए यहाँ पे लोग बोल रहे हैं, वो पीछे लगा होता है, वो एयर को बाहर फेंकता है। फ्रंट का इनटेक फैन, रियर का एग्जॉस्ट फैन। पावर सप्लाई का फैन, अभी जो पावर सप्लाई जो होता है वो एक बॉक्स जो आता है जिसके अंदर आप वो कनेक्टर लगाते हैं मदरबोर्ड में। हाँ, बहुत सारी तारें होती हैं। हम पिक्चर देख लेते हैं एक आइडिया के लिए। PSU भी बोलते हैं, पावर सप्लाई यूनिट। अब इसमें तारे इन्होंने नहीं बताई और ये नई किस्म का इन्होंने बताया है, ये इस डॉक्यूमेंट में नहीं होगा। मैं बताता हूँ ये कैसे काम करता है। पर ये जो ऊपर जो आप देख रहे हैं ना, ये फैन है। ये फैन इस पावर सप्लाई का सिर्फ पावर सप्लाई का फैन है। ये पावर सप्लाई के अंदर कंडक्टर लगे हुए हैं, चिप्स लगी हुई हैं, बेसिकली कैपेसिटर्स लगे हुए हैं। इट हीट्स अप अ लॉट, डिपेंडिंग ऑन ये 500 या 600 वॉट्स का होगा, इट हीट्स अप। तो ये कॉन्स्टेंटली चलता है, ये एग्जॉस्ट करता रहता है बाहर। अब ये जो है नया किस्म का पावर सप्लाई है, ये आपको डॉक्यूमेंट में नहीं मिलेगा। हाँ, ये जो दिख रहा है आपको इनपुट्स है ये सारे। तो बेसिकली इन्होंने लाइफ को थोड़ा इजी कर दिया है। अभी ये वायर पहले लटक के आते थे, अब लटक के नहीं आते। आपको जितने वायर लगाने वो लगाओ, जितना जो नहीं लगाने वो निकाल दो। ये कनेक्टर में जो आपको लगाना है, जो मेन वायर है, ये तो लगाने ही पड़ेंगे। साटा केबल, हर आपको 4 साटा केबल लगाने की जरूरत नहीं होती है, यूजुअली 1 या 2 में हो जाता है काम। तो 2 लगाओ केबल, बाकी एक 80XL केबल लगा दो, 3 केबल के अंदर हो गया काम। अभी पुराने जमाने में उनका आता था, मैं बताता हूँ। देखें ये जो है ना, ये अभी का है, ये सिक्योर नहीं है, पर ये आप देख रहे हैं ये नया वाला ही है। ये इन्होंने कनेक्ट किए हैं, देखो ऊपर वाले खाली है। तो ये नए वाले अभी आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, पर ये पुराने वाले हैं। ये देखिए कितने सारे वायर्स के अंदर लटकते हैं। 1600 वॉट, प्रीटी पावरफुल, काफी पावरफुल है। ये सर्वर का होगा ये मोस्ट लाइकली। पर मोस्ट ऑफ द टाइम इतने सारे वायर्स यूज नहीं होते अनलेस आप सर्वर रन करें या कुछ। तो ये डिफरेंस है अभी इसका। CPU फैन हमने देख लिया, वो जो हीट सिंक के ऊपर लगा हुआ होता है वो CPU फैन है, ठीक है। Chipset का फैन, let's see. Some motherboard manufacturers replace the heat sink on their motherboard chipset with the heat sink and a fan combination as a chipset. हाँ, तो सेम अभी जो मैंने बताया, CPU का फैन और हीट सिंक का फैन वो लोग एक साथ लगा देते हैं। जो पहले पिक्चर आपको याद है, दो चार वाला में, हाँ, 20 और 20 वाला में, नहीं वो तो तार थी। हीट सिंक फैन, ये देखें, ये नीचे जो है हीट सिंक है, ऊपर जो है फैन है, ठीक है ना। नीचे इसके नीचे प्रोसेसर लगा होता है, तो ये CPU इज अ प्रोसेसर। तो इन्होंने अभी एक कर दिया, पहले ऐसे नहीं था। और काफी लैपटॉप में भी आप देखेंगे खाली हीट सिंक लगी होगी और फैन कहीं दूर लगा हुआ होगा, लेकिन उसके अंदर एक टनल जैसा होगा, वो टनल दूर से वो हवा खींचेगा। इसके अंदर शायद ऐसा होगा। अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन है, पर अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है ना, तो आप किसी भी सिस्टम के साथ काम कर सकेंगे।
वीडियो कार्ड एंड चिपसेट फैन, ये इंटरेस्टिंग है। इसकी मैं आपको पिक्चर दिखाता हूं तो आपको जरा ज्यादा बेटर समझ आएगा, क्योंकि लफ्जों में शायद समझ ना आए। ये है, हम ये वाली पिक्चर लेते हैं। देखिए भाई, ये जो नीचे जो लिखा ये है PCI स्लॉट के अंदर जाता है ये। जब आप ये लगाते हैं, इसके फ्रंट के अंदर आपको एक्स्ट्रा VGA इनपुट्स मिलते हैं। कभी आपको डेस्कटॉप के अंदर 4, 5, 10 अगर मॉनिटर रन करने हो अलग अलग, जैसे अभी मैं ये एक लैपटॉप रन कर रहा हूँ और दूसरा ये प्रोजेक्टर रन कर रहा हूँ, ठीक है ना, 2 रन कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ मैं 5 या 6 रन करूँ, तो मैं VGA कार्ड लगा सकता हूँ, उसके अंदर अलग अलग आउटपुट होते हैं, उसके अंदर मैं रन कर सकता हूँ। लेकिन ये जो कार्ड होते हैं, इसके अंदर भी प्रोसेसर लगे हुए होते हैं, CPU, इनके खुद के CPU होते हैं, जो कि मदरबोर्ड के CPU से कोई इंफॉर्मेशन अपना वर्कलोड नहीं लेता है, ये अपनी प्रोसेसिंग खुद करता है और वो हीट अप हो जाता है। इसीलिए इतने बड़े बड़े ये लोग फैन भी लगाते हैं। तो ये GPU फैन की जो ये बात कर रहे हैं, ये उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। मेमोरी मॉड्यूल फैन, काफी मेमोरीज भी होती हैं जिसके ऊपर फैन लगे हुए होते हैं, रेयर इंस्टेंस, बट ज्यादा मैंने अपने इसमें देखे नहीं है इतने। ये फैन के कनेक्टर्स हैं, एक्स्ट्रा फैंस लगाने हो आपको उसके भी कनेक्टर्स देते हैं हम लोग। ये फैन का कनेक्टर है, इसके अंदर लगाओ तो फैन चलता है बेसिकली। CPU फैन 1, CPU फैन 2। अब देखें, एयर फ्लो बता रहे हैं ये आपको। ये जो हिस्सा है जहाँ पे लिखा हुआ है केस फैन, ये फ्रंट है। यहाँ से देखिए हवा इनटेक ले रही है और जा रही है। CPU का दूसरा फैन यहाँ पे लगा हुआ है, एक 1 यहाँ पे लगा हुआ है, 2 यहाँ पे लगा हुआ है, ये हवा बाहर की फेंक रहा है। तो उससे क्या होता है कि वो कूल इन्वायरमेंट बना रहता है। मेमोरी कूलिंग इज द सेम कॉन्सेप्ट। हार्ड ड्राइव कूलिंग, ये भी मैंने ज्यादा नहीं देखा है, सर्वर के अंदर होता है, बट आप हार्ड ड्राइव के अंदर भी एक्स्ट्रा फैन लगा सकते हैं जो हार्ड ड्राइव, पर अगर आप SSD हार्ड ड्राइव यूज करें तो वो ज्यादा गर्म नहीं होती है। ओके, SSD like memory card, right? SSD जो होती है वो सॉलिड स्टेट ड्राइव जो होती है ना, मैं दिखाता हूँ आपको। लैपटॉप में सकती है? हाँ, डेस्कटॉप में भी जाती है। ये है रेगुलर SSD। यू नो द कॉन्सेप्ट इज, जैसे USB होती है ना, अगर आप बहुत ही टेक्निकल होना चाहें तो जो USB की जो ड्राइव होती है ना, वो सेम टेक्नोलॉजी यूज करती है ये SSD, बट ये SSD इज बूटेबल। मोस्ट ऑफ द टाइम USB इज नॉट, अनलेस यू आर, आप लिनक्स या ऐसा कुछ रन कर रहे हैं तो बूटेबल होती है। बट ये SSD आप लैपटॉप में लगा सकते हैं, सर्वर में लगा सकते हैं, डेस्कटॉप में लगा सकते हैं। मच फास्टर देन रेगुलर हार्ड ड्राइव। ये हीट नहीं होती है इतनी ज्यादा, होती है थोड़ी सी होगी हीट, पर इतनी नहीं होगी। और इससे भी ज्यादा तेज अभी इन्होंने निकाली है ये है NVMe। ये जो इसमें भी 2 किस्म की आती है, हाँ मेरे पढ़ा थे। हाँ, इसमें भी 2 किस्म, इसमें भी 2 किस्म की है। लेकिन ये जो है ये इससे भी फास्ट है। ये जो रेगुलर SSD है उससे भी फास्ट है। लेकिन ये क्यों फास्ट है? क्योंकि ये जो है ये SATA केबल से नहीं लगती है, ये डायरेक्ट हार्डवेयर के अंदर लगती है अपना। तो ये तो ऐसा हार्डवेयर होना चाहिए तभी लगेगी। हाँ, ये अमूमन लैपटॉप, नए लैपटॉप में आती है, पुराने लैपटॉप में नहीं आता ऑप्शन। काफी डेस्कटॉप के अंदर आपको ये NVMe के स्लॉट भी मिलेंगे ड्राइव, और रेगुलर हार्ड ड्राइव भी लगी होगी, दोनों लगी हुई होगी। पर ये मच फास्टर, क्योंकि ये डायरेक्टली आपके हार्डवेयर के ऊपर जाती है, इसलिए दिस इज मच फास्ट बट लिटिल बिट एक्सपेंसिव टू। हम 7:15 बजे तक एंड करेंगे, फिर उसके बाद सैटरडे को इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। सही है। CPU कूलिंग का हमने कर लिया, एयर कूलिंग का भी कर लिया। लिक्विड कूलिंग, ये भी इंटरेस्टिंग है। ये एक्चुअली देखना ज्यादा बेहतर है। लेट्स सी, इन्होंने बताया नहीं है यहाँ पे, हम उसको एक्चुअली आपको दिखाता हूँ मैं लिक्विड कूलिंग क्या है।
Corsair is a very well-known liquid cooling company. आप इसका कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या है? ये जो Corsair का जो आपको दिख रहा है ना, ये है हीट सिंक. अलग किस्म का हीट सिंक है ना, टेक्नोलॉजी ज्यादा अच्छी हो गई है. ये इस छोटे से पीस को आप लगा दो प्रोसेसर के ऊपर, सीपीयू के ऊपर, और फिर सीपीयू को वो केज होता है ना, उसे बंद कर दो. फिर ये जो दो पाइप जो दिख रही है ना, इसके अंदर लिटरली इसके अंदर पानी है. रेगुलर पानी नहीं है, ये दूसरा किस्म का पानी होता है. हाँ, जैसे जो फ्रीज ना हो जाए वैसा पानी होता है. ये पानी सर्कुलेट होता रहता है, जैसे गाड़ी का रेडिएटर होता है ना, ये वैसा काम करता है. और ये जो पंखे है ना, ये पंखे के पीछे लिटरली रेडिएटर लगा हुआ है. जैसे गाड़ी में होता है वैसे ही इसमें लगा हुआ है. एक पाइप से पानी रेडिएटर के अंदर जाता है, गर्म पानी को गर्म पानी को ठंडा करके वो दूसरी पाइप से, वो ठंडा पानी दूसरी पाइप से आता है, और ये जो हीट सिंक है उसको ठंडा रखता है. तो अगर आप इसको सीपीयू से हटा के ऑन करेंगे ना, तो नीचे हाथ लगाएंगे ना इसके, तो हमेशा आइस कोल्ड रहेगा. ठंडा रहेगा. ठंडा रहना तो वो प्रोसेसर को भी ठंडा रखता है. इससे प्रोसेसर बहुत तेज चलता है, और इसके लिए आपको ज्यादा एयर फ्लो की भी जरूरत नहीं है. जो नैरो बहुत ही कंजेस्टेड जगह हो ना, उसके अंदर ये बहुत लगाना अच्छा हो जाता है. इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, ज्यादा दिख नहीं रहा है, बट यहाँ पे भी नहीं दिख रहा है. लेट्स सी, कहीं पे दिख जाए. ये लाइट वाइट जो आपको दिख रही है, ये सब एक्स्ट्रा है. यू डोंट हैव टू हैव दैट, बट मोस्ट ऑफ द गेमिंग पीसीज में आप काफी देखेंगे ये. बट हैज नो फंक्शनैलिटी. इसका कोई खाली शो के लिए है. यस, इसका रेडिएटर मैं दिखाना चाह रहा था, बट इसका रेडिएटर कहाँ है? समझ गया, कॉन्सेप्ट समझ गया. हाँ, ये रेडिएटर है पीछे लगा हुआ. बढ़िया, आप सही है. कॉन्सेप्ट जो है उसका सेम ही है. फैनलेस, ये अगेन दैट्स द सेम थिंग. आपको फैन लगाने की जरूरत नहीं है, बट इसके अंदर वही पानी रोटेट होगा, कहीं और जगह पे जाके ठंडा होगा और प्रोसेसर को ठंडा करेगा. ये हीट पाइप्स मोस्टली लैपटॉप के अंदर लगे हुए होते हैं. इसलिए कॉपर किस्म की पाइप होती है, थिक पाइप होती है. वो फैन उसका कहीं दूर लगा हुआ होता है, और वो पाइप के थ्रू हीट को खींच रहा होता है. अलग अलग कूलिंग डिवाइस है. लिक्विड नाइट्रोजन, अगर आप गेमिंग कर रहे हैं तो यू कैन गो दैट क्रेजी, यू नो. लिक्विड नाइट्रोजन आप डाल सकते हैं उसके अंदर. ये वो टेम्परेचर आप देख रहे हैं नेगेटिव के अंदर रहते हैं, 240 डिग्री सेल्सियस माइनस नेगेटिव. या सो काफी ठंडा रहता है नाइट्रोजन डालो तो आप. बट ये रियल लाइफ के अंदर यूजुअली आज मैंने डेटा सेंटर के अंदर भी इतने कभी देखा नहीं है, अनलेस अगर आप माइनिंग, क्रिप्टो माइनिंग करें तो बहुत ही गर्म हो जाता है. उसके लिए नाइट्रोजन इज वेरी यूजफुल. क्रिप्टो माइनिंग के लिए आपके प्रोसेसर हमेशा 100% के ऊपर ही चलते हैं, तो ये नाइट्रोजन उसके लिए यूज होती है. बट ये रेगुलर आप बिजनेसेस में जाएंगे, दे नेवर यूज दैट. अच्छा जी, समरी. इस चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या लर्न कर लिया अभी तक? वी टुक अ टूर ऑफ द सिस्टम कंपोनेंट्स ऑफ अ पीसी. We learned about some of the elements that make up a PC, such as motherboard, CPU, memory, BIOS, UEFI, and firmware. ये UEFI and firmware का मैं quickly बता देता हूँ. BIOS जो है, ये UEFI is a different way of booting up a device. It's an architecture जो BIOS जो कि हमने जो चिप दिखाई थी ना, वैसे ही है, but it's little bit more advanced than BIOS. अभी भी काफी सर्वर में, और ये सर्वर भी जो रन कर रहा है इसके अंदर UEFI भी है और BIOS भी है. बट वो मैं BIOS के ऊपर उसको रन करता हूँ, क्योंकि काफी डेल के जो सिस्टम है, अगर आप विंडोज चलाएंगे तो UEFI काम नहीं करता है. तो फिर रेगुलर जो लेगेसी है BIOS पे आप चलाते हैं. Firmware is nothing than the operating system on BIOS. That's all it is. You will learn about other PC components in the following chapters. You learn about various methods using to cool the PC. You also saw what many of these items look like. तो इस चैप्टर के अंदर हमने ये किया है. अभी let's see
क्वेश्चन जरा कर लेते हैं। The answer to the capital, ये जो questions है ना मोस्टली आपको उस टेस्ट के अंदर आएंगे। हाँ, so which computer component contains all of the circuitry necessary for other components of or devices to communicate with one another? Motherboard, adapter card, hard drive, expansion bus. कौन सा वो कंपोनेंट है कंप्यूटर में जो सब छोटी छोटी सर्किटरी को कंबाइन करके एक कर देता है? मदरबोर्ड। हाँ, that's correct. Which packaging is used for DDR, SD or SDRAM memory? इसका जवाब मुझे भी नहीं पता, but I think it's 240. ये बड़ा typical है because real life में you don't really need it as much. लेकिन एग्जाम के लिए आपको थोड़ा रट्टा लगाना पड़ेगा। Same with this. What memory chips would you find? Same-ish thing. What which motherboard design style features is smaller size and lower power consumption? सबसे छोटा वाला तो है वो micro ATX I think. नहीं, actually ITX है। I think it was ITX. Which of the following socket types is required for the Intel Core i7? See, this gets too technical. For 9XX, अगर मुझे बराबर से याद है, I think it was 1155 या 56 था for 9XX, but don't count me on that because ये तो मुझे भी याद नहीं रहता actually. Socket का पूछ रहे हैं, modern CPU, PCI. Which of the following is used to store data? Okay, ये थोड़ा काम का है. Which of the following is used to store data and programs for repeated use? Information can be added and deleted at will, and it does not lose its data when power is removed. Hard drive. Hard drive, good now. ये भी easy था. Hard drive never lose the data. Never lose the data. वहाँ पे एक बार आपने रख दिया right, and it stays there until it dies. तीनों RAM, cache और ROM ये सब यूज करना है ना? ये हाँ, ये है temporary memory. RAM means random access memory. Internal cache memory तो बताया. ROM is read only memory. Usually जो CD-ROM होता है ना, that's a CD-ROM. Okay. ये वापस AMD का socket का पूछ रहे हैं. You press the front power button on a computer and the system boots. Later you press it briefly and the system hibernates. When you press it again, the system resumes. You press and hold the button and the system shuts down. What is this feature called? Programmable power, soft power, relay power, hot power. It's called hot power. Hot power. Yeah. Hot power usually means like you shut down manually with keeping the button pressed. But we will double check that. I'm pretty sure it's hot power. Again, the dim size. To avoid software-based virtualization, which two components need to support hardware-based virtualization? Which two components? No, just one. Basically, which two components? Which two components? To avoid software-based virtualization, which two components need to support hardware-based virtualization? Hardware-based virtualization के लिए आपको basically क्या चीज चाहिए इसमें से कि वो hardware-based virtualization हो? Memory. No, you need BIOS and CPU. उसके advanced आएंगे. Right here. There. Which two components? Which two components वो लोग पूछ रहे हैं, so दो आंसर ही होंगे इधर. पहली तो हम BIOS के अंदर जाके नहीं, वो चेंज करनी होती है सेटिंग्स, उससे बगैर वो चलेगा नहीं. लेकिन कभी कभी आप वो सेटिंग चेंज कर भी नहीं सकेंगे अगर वो CPU जो है आपका वो वर्चुअलाइजेशन सपोर्ट ही नहीं करता. तो कि मेमोरी और हार्ड ड्राइव का कोई फंक्शन ही नहीं है इधर. हार्ड ड्राइव आप जितनी भी एलोकेट करो, मेमोरी आप जितनी भी एलोकेट करो, दैट्स फाइन. फिर CPU और BIOS का होना जरूरी है. Okay, you find out that a disgruntled ex-employee's computer has a boot password. देखिए मैं आपको इसी की बात कर रहा था. That must be entered before the operating system is ever loaded. There is also a password preventing your access to the BIOS utility. Which of the following motherboard components can most likely be used
to return the computer to a state that will allow you to boot the system without knowing the password. I went through that. पता है आपको? तो मैं इनिशियल में बताया था ना, वो पासवर्ड कोई सेट कर दे, अगर आप कोई ओल्ड कंप्यूटर लेके आए, वो पासवर्ड सेट कर दिया, यू कैन नॉट गो टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में जाने के लिए आपको बायोस का पासवर्ड सब डिलीट करना पड़ेगा, और जंपर आप निकालेंगे। एक तो बायोस पासवर्ड है और एक है बूट पासवर्ड, दो अलग अलग होते हैं। जब हम बायोस में जाएंगे ना, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। और अगर बूट पासवर्ड जैसे अभी मैंने रखा हुआ, जब स्टार्ट करने से पहले वो बूट पासवर्ड नहीं, वो भी नहीं, बायोस है। नहीं, जब आप कंप्यूटर के ऊपर जब आ जाते हैं, जब वो विंडोज की स्क्रीन आती है, बोलता है पासवर्ड टाइप करो, वो बूट पासवर्ड नहीं है। तो कौन सा बायोस है? हाँ, देखिए, जब आप कंप्यूटर का बटन ऑन करते हैं ना, वो पासवर्ड मांगते हैं, तो वो इमीडिएटली पासवर्ड मांगेगा। ठीक है, वो बूट पासवर्ड है। बूट पासवर्ड, हाँ, तो बायोस अलग है। लेकिन बूट पासवर्ड समझे आपने डाल दिया, ठीक है। अभी आपको जाना है बायोस के अंदर। अगर बायोस में जाना है तो वो बायोस का F8 आप डिलीट का बटन दबाएंगे ना, या F2 का, अच्छा वो आता है, तो ब्लू स्क्रीन आती है, वो बायोस के अंदर जाता है। तो बायोस के अंदर जाने के अंदर वहां पे पासवर्ड आ जाएगा, वही पासवर्ड डालो, नहीं तो यू कैन नॉट मेक एनी चेंजेस। मेरे से कल मांगा नहीं, क्योंकि वो सेट नहीं हुआ, मैंने सेट नहीं किया, बाय डिफॉल्ट वो सेट नहीं हुआ था। अच्छा। जब कंपनी वाले कंप्यूटर बाय करते हैं तो सिक्योरिटी के लिए वो सेट करते हैं, ताकि कोई चेंज ना कर सके अंदर। समझ गए? बाय डिफॉल्ट वो सेट नहीं हुआ था। तभी हम जब जंपर निकालते हैं तो वो डिफॉल्ट सेटिंग पे चला जाता है, तो हम अंदर जा सकते हैं। ओके, एक सेकंड, 4 कितने हैं? हाँ, थोड़े दो ही हैं तो। ओके, your Core i5 fan has a 4-pin connector, but your motherboard only has a single 3-pin header with the CPU fan label. Which of the following will be the easiest solution to get the necessary cooling for your CPU? Plug the 4-pin connector into the 3-pin header. Buy an adapter. Leave the plug disconnected and just use the heatsink. Add an extra chassis fan. उसके अंदर मेरे हिसाब से दो आंसर सही हैं, पर ये लोग पूछ रहे हैं इजीएस्ट सॉल्यूशन कौन सा है। Let me think. आप 3 वाली पिन के अंदर अगर कनेक्ट करते हैं तो फैन चलना नहीं चाहिए एक्चुअली, क्योंकि सर्किट पूरा नहीं होगा। आप एडेप्टर 3 पिन टू 4 पिन एडेप्टर आप बाय कर सकते हैं, उससे वो चल जाएगा। That's one option. Or which is B, buy an adapter. या B, आप एक्स्ट्रा चैसी का फैन भी बाय ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास हो, which has 3 pin plug. So currently I would probably go with either B. बट ये जो नंबर ए है ना, हम कंफर्म करेंगे उसको, मुझे बराबर से याद नहीं है, बट आई थिंक 4 पिन के अंदर अगर आप 3 करेंगे तो वो नहीं चलेगा। हाँ, वो चलना नहीं चाहिए, बट विल सी। ओके, इसका तो दैट्स लिटिल बिट टेक्निकल। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग allows you to perform the most complete restart of the computer without removing power? Reset button. Complete reset. इसमें ए और सी मेरे हिसाब से दोनों सही हैं। हाँ, मेरा यही सोच रहा था। दवा फिर reset button क्या डेस्कटॉप में होता है? हाँ। Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Projector must have been projector must have. Has speaker also. Oh wow. अच्छा, लेकिन प्रॉब्लम है कि ये ऑनलाइन भी जाएगी वहाँ पे भी।
let me close that. أشهد أن لا आपने इन्होंने नहीं होता है, right? हमारे घर जाए चलते हो. Which of the following is most helpful when flashing the BIOS on a desktop computer system? Floppy disk drive, uninterruptible power supply, which is a UPS, an internet connection, a Windows administrator password. सवाल क्या था? Which of the following is most helpful when flashing the BIOS on a desktop computer system? When you're flashing a BIOS, Windows. That's why DK है. Windows administrator password. Okay. question is really vague. When the following is most helpful flashing. So जब वे लोग बोल रहे हैं ना flashing the BIOS, what they mean by that is that let's say you have a BIOS version 1.0 and now you want to flash it to 1.2. That's flashing the BIOS to basically updating the BIOS. UPS is not going to be helpful. Floppy disk in some I think events, floppy yeah, disk, back in the days, yes. but it's not It's no longer available. So you can pick up that flashing the firmware on the internet connection, and then the D, you would not be able to flash it unless you have the Windows administrator password. Yeah. So this is a very vague question. Hopefully उनके पास शायद आंसर हो आगे जाके. Intel and AMD have integrated which of the following into their Atom and APU processor lines that had not been integrated before? I believe it's a GPU. But double check on that. Socket number मुझे याद नहीं है. अभी performance no, that's a lot. तो चलो हमारा N होता है 205 पे. Page number 205. So inshallah we will continue from here next time. अगर आप लोगों को कोई भी questions हो तो आप चैट में भी डाल सकते हैं या तो फिर चैनल के ऊपर मुझे अपडेट करें and I will answer those questions. अभी के लिए फिलहाल मैं ये सेशन एंड करता हूँ. इंशाल्लाह we will meet again.